हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा चल रहा है। बरसों पहले एक बुधवार आया था, है ना। जो गया बुधवार था वो बरसों पहले आया था और उसमें हम वीबीटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और वीबीटी के बारे में काफ़ी कुछ हमने जाना था, कुछ स्पेशल केस बच रहे थे, काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने करने को भी दिए थे होमवर्क के तौर पे। काफ़ी कुछ आपने किए भी होंगे, उसमें से काफ़ी ज़्यादा तो खैर मेरे करवाए हुए थे खुद, खैरी, है ना। अब बात आती है कि ये ट्रिक जो है वो मैं देना भूल गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, है ना। जल्दीबाजी में मैंने कहा था कि मैं लिख के जाऊँगा। तो ये है लेफ्ट टू राइट वाला निमोनिक्स। लेफ्ट टू राइट, इसको जब आप ऐसे पीरियड में देखोगे डी ब्लॉक का, तो ये लेफ्ट टू राइट का निमोनिक्स है। और ये आपका टॉप टू बॉटम का निमोनिक्स है, टॉप टू बॉटम की ट्रिक है, राइट। ठीक है। नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलो आप चैट ऑन करने के लिए, मैंने उनको ऑन करने के लिए नहीं बोला, वो उन्होंने गलती से ऑन करी है। ठीक है, तो इसलिए मुझे थैंक यू मत बोलिए, मैंने नहीं बोला उनको चैट ऑन करने के लिए। मैं तो अभी वापस कॉल करने वाला था कि आपने ये चैट कैसे चला दी बिना पूछे, मगर कुछ बच्चे थैंक यू लिख रहे हैं तो रुक गया मैं, है ना। ध्यान मैं अभी भी नहीं दूंगा, मेरे लिए वो चलना और ना चलना बराबर है। कोशिश करूंगा पूरी मिनिमम ध्यान जाए मेरा चैट पे, आप अपना करते रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। सबका जीवन सबके हाथ में है, उसे बनाना है बिगाड़ना है वो आप अपना खुद फैसला करें। इतने समझदार आप हैं कि आप ये तय कर सकते हैं कि आपको करना क्या है लाइफ में, गलत रास्ते पे जाना है या सही रास्ते पे जाना है, इतने समझदार आप हैं। और अगर नहीं है तो फिर अभी आप बचपना बचपना जी रहे हैं, आप बच्चे हैं। चलिए, अब आता है कुछ स्पेशल केस की बात कर रहे थे हम। सीएफटी स्टार्ट करेंगे, इनफैक्ट आज का हमारा मेन टॉपिक सीएफटी ही है, बट हम कुछ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन केस टाइप का कुछ देख लेते हैं, है ना। ये है क्या, ये फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन है कुछ नहीं, मैं आपको इसमें लिख देता हूं। ये एक एमडीजे ही है ना। एमडीजे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कमेंट में पूछते हैं। ये जे फॉर जुगाड़ होता है बेटा, और एमडी तो तुमको पता ही है, मेरा नाम है। और 101 नंबर एलिमेंट का भी नाम एमडी ही है, ठीक है, मेंडेलिवियम। हाँ, चलो अब बात करते हैं कि फिक्स्ड हाइब्रिडाइजेशन का केस क्या है। अच्छा, बात को मैं बेसिक से उठाता हूं। हमने हाइब्रिडाइजेशन एसपी देखा, हमने हाइब्रिडाइजेशन एसपी2 देखा, हमने हाइब्रिडाइजेशन एसपी3 देखा, हमने हाइब्रिडाइजेशन डीएसपी2 देखा, हमने हाइब्रिडाइजेशन एसपी3डी देखा, हमने डीएसपी3 देखा, हमने डी2एसपी3 देखा, हमने एसपी3डी2 देखा, राइट। मैक्सिमम डी ऑर्बिटल्स जो हमें चाहिए वो कितने हैं, इसको देखो। चलो, इसमें तो डी चाहिए ही नहीं, हटाओ। इनको देख के ये बताओ कि मैक्सिमम हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए डी कितने चाहिए। मैक्सिमम 2 डी ऑर्बिटल्स तो चाहिए। मुझे मैक्सिमम कितने डब्बों की जरूरत है, तो मैक्सिमम मैंने 6 का पढ़ाया है, मैं डी की बात कर रहा हूं। डी कितने चाहिए, डी मुझे डी ऑर्बिटल कितने चाहिए, 2, मैक्सिमम 2, है ना। यहां एक है, यहां एक है, यहां एक है, यहां एक, यहां एक, यहां एक, यहां 2, यहां 2, यानी कि मुझे सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है ना। डी के, डी सिर्फ ओनली डी, सारे नहीं कह रहा हूं मैं। एस और पी अलग है, वो खाली होते हैं, क्योंकि एस को हमें किसी भी कंडीशन में खाली करना होता है, सिखा दिया मैंने, यानी वो तो हमेशा खाली मिलेगा ही। पी हमारा 4p जो है वो खाली होता है, क्योंकि मेनली हम 3D सीरीज के बारे में ही डिस्कस करते हैं, इसलिए मैं 4p बोल रहा हूं। एनपी हमारा खाली ही रहता है ना, जो उस दिन बनाया था कि पी में कई दिक्कत आई नहीं थी। एस में अगर है तो हमने ट्रांसफर करके उसे खाली किया, यानी एस और पी ऑलवेज अवेलेबल है। जो कहानी फंस रही थी वो डी की फंसती थी कि कहीं पेयरिंग होके मिल जाता था, कहीं पे नहीं मिलता था, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे ये सारी बातें डिपेंड कर रही थी। सो बाय द वे, हमारी रिक्वायरमेंट फॉर द डी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितनी है, 2 है। अब बात को समझना बेटा, बात को समझना। अगर मैं D1 कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, अगर मैं D2 कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, और अगर मैं D3 कॉन्फ़िगरेशन ले लूं, मुझे मैक्सिमम डी कितने चाहिए, 2। अब बात समझना, अगर किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में D1 D2 या D3 आता है, तो ये रहा हमारा डी ऑर्बिटल। अगर D1 आता है तो इसमें कितने डब्बे खाली हैं,
इसमें कितने डब्बे खाली है? 1 2 3 4। हमें कितने चाहिए? सिर्फ 2। यानी D1 के केस में ऑलवेज अवेलेबल है, D1 के केस में ऑलवेज अवेलेबल है। ठीक है बेटा, D1 के। D2 के केस में ऑलवेज अवेलेबल है, D3 के केस में भी ऑलवेज अवेलेबल है, बिकॉज हमारी रिक्वायरमेंट तो 2 ही है, मैक्सिमम हमें 2 ही चाहिए अंदर की तरफ। यानी 2 तो हमको, अगर किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 आता है, अगर किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D2 आता है, अगर किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये आता है D, है ना। जैसे मैं आपको बोलूं टाइटेनियम +3 में आया अगर किसी कॉम्प्लेक्स में, तो टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो टाइटेनियम +2 का क्या होता है बेटा, वो देख लो। टाइटेनियम कितने नंबर पे आता है? तो स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम में आता है, यानी कि सीरियल नंबर 2 है। अब ये 2 है, इसका मतलब ये D2 है ना। अगर +2 है तो D2 है, तो +3 का मतलब कितना हो गया? D1 हो गया कि नहीं हो गया? अब कोई टाइटेनियम +3 में कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो इसका मतलब है उसका कॉन्फ़िगरेशन D1 है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्ट्रॉन्ग आए लिगेंड या वीक आए, ये अगर D1 है, अगर D2 है और अगर D3 है, तो हमें ऑलवेज, चाहे वो D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D3 हो, हमें ऑलवेज अंदर के 2 डब्बे मिल जाएंगे। फिर मैटर ही नहीं करता कि लिगेंड वीक आ रहा है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पेयरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, अंदर वो वैकेंट ऑर्बिटल हमारे लिए हमेशा रेडी बैठे हैं। तो ऐसा कोई केस आएगा, अगर ऐसा कोई केस आता है और अगर 6 लिगेंड्स आते हैं, है ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा यहां पे? ऑलवेज 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 D2sp3 होगा, ऑलवेज इनर होगा, इनर D ऑर्बिटल बनेगा। वहां लिगेंड का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज वो कोई भी आए, ये तो खाली पड़े। समझ गए बेटा? खाली पड़े हो तो ये इनर D ऑर्बिटल बनेगा। दूसरा, आप खुद सोचो, अभी आपने बताया 1 है, अगर D1 हुआ तो भी पैरामैग्नेटिक ही रहेगा, क्योंकि ये 2 डब्बे तो खाली हैं, यहां पे लोन पेयर आ जाएगा, आगे S और P में चला जाएगा, ये तो रहेगा ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग नहीं हुई, पैरामैग्नेटिक ही होगा। D2 वाला भी पैरामैग्नेटिक होगा, D3 वाला भी पैरामैग्नेटिक होगा। यानी हमें एक नई चीज और पता लगी कि ऑलवेज तो D2sp3 ऑलवेज इनर D और पैरामैग्नेटिक होगा। और क्या होगा बेटा? पैरामैग्नेटिक होगा। यानी कि D1 D2 D3 का केस ही खत्म। D1 D2 D3 कॉन्फ़िगरेशन अगर मेटल का है, कोई आ जाए, लिगेंड फर्क नहीं पड़ता, हमें तो 2 डब्बे D के अंदर के चाहिए, वो मिल जाएंगे हमें। तो कहानी क्या होती है फिर? उसके बाद जो चेंजेस आता है, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि 1 2 3 के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चेंजेस आएगा वो 4 से आना शुरू करेगा। यानी कि अगर मैं D4 लिखता हूं, D5 लिखता हूं, D6 लिखता हूं और D7 लिखता हूं, देखते जाना, इनके लिए ये डिपेंड करता है, इनमें ये डिपेंड करता है कि लिगेंड कौन सा आया, इनके लिए लिगेंड के हिसाब से वेरिएशन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं D4 भरता हूं, 1 2 3 4, ठीक है, अब अगर लिगेंड एक डब्बा मिल रहा है, वीक लिगेंड आया, कोई पेयरिंग नहीं होगी, बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, पेयरिंग करवा देगा। यानी कि D4 इस बात पर डिपेंड करता है कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, D4 तो करेगा, है ना। अगर वीक है तो sp3D2 हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी पेयरिंग होकर एक डब्बा खाली हो जाएगा, 2 डब्बे हमें करने पड़ेंगे। उसी तरह से ये D5 है, अगर उसी तरह से D5 की अगर बात करें हम, ये लो, इस D5 में भी डिसाइड होगा कि अगर वीक है बाहर, स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग से 2 डब्बे खाली होंगे। यानी D5 भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसमें भी ऑलवेज वाला कोई केस नहीं होगा। उसके बाद D6 भी इस बात पे डिपेंड करेगा, है ना। सब कुछ ये जो जितनी तीनों चीजें लिखी हुई ना, ये D6 में भी इस बात पे डिपेंड करेगी कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये वाला केस भी समझ आ गया। D7 भी इस बात पे डिपेंड करेगा
D7 भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, या एक मैंने बताया था कोबाल्ट वाला केस जिसमें एक ट्रांसफर हो जाता है, तो वो भी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से ही होता है। यानी D7 में भी वेरिएशन आ सकता है। वापिस हम लौट सकते हैं किस पे, बताता हूं। वापिस लौटेंगे कि D8, D9 और D10। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वीक लिगेंड हो। अब आया हूं मैं किस पे, D8, D9, D8, D9। अब देखो D8 पे बात करते हैं। वो बीच वाले तो देखो हमें डिसाइड करने पड़ेंगे किससे, नेचर ऑफ लिगेंड से। मगर ये है 7, मैंने 8 कर दिया इसको। अब अगर मैं पेयरिंग करवा भी दूं तो मुझे डब्बा कितना मिलेगा, 1। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो मेरा काम हो जाएगा। मगर मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 नॉट 4। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस बताऊं तो D8 में भी पेयरिंग होके एक डब्बा हमें मिल जाएगा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में मुझे DsP2 चाहिए, एक D चाहिए। लेकिन मैंने यहां कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा है, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द D2sp3 और sp3d2। मैं इसकी बात कर रहा हूं जिसमें मुझे D चाहिए, कितने, 2। मैं 2 वालों की बात कर रहा हूं। हां, D8 वाला केस जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में इस बात पे डिपेंड कर जाएगा कि स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग हो जाएगी, एक डब्बा मिल जाएगा। मगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तो मुझे 2 डब्बे चाहिए, मैं पेयरिंग करा के भी 2 डब्बे तो खाली नहीं ले सकता, ठीक है। D9 सवाल ही पैदा नहीं होता, D10 तो बिल्कुल स्कोप ही नहीं है, खत्म। इसका मतलब हुआ कि इन तीनों केस में हमें अंदर से डब्बा नहीं मिलेगा। और D8 तो एक ऐसा केस है जिसको मैं यूनिक तरीके से पहले ही सिखा चुका हूं कि D10 तो किसी भी कोऑर्डिनेशन नंबर में, D10 कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी मेटल का है, किसी भी क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, वो आपको D प्रोवाइड ही नहीं करा सकता। D10 में तो 0 स्कोप। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लो, कितने लिगेंड्स आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, D10 में तो 0 स्कोप हो गया। लेकिन यहां हम 8, 9, 10 की बात कर रहे हैं, सुनना मेरी बात को। हम लिखेंगे ऑलवेज sp3d2। जब हमने D बाद में लिखा तो इसका मतलब है ये आउटर ऑर्बिटल हुआ क्या, आउटर D ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसमें केस अलग है। आप अगर D8 देखोगे, ठीक है, D9 देखोगे, ठीक है, ये तो होंगे पैरा, लेकिन अगर D10 देखोगे तो कंप्लीटली डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि D8 वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, D8 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा 1, D9 में अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, सॉरी D8 में आएगा अनपेड इलेक्ट्रॉन 2, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। उसी तरह से यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 1, जितने दिख रहे हैं वही हो जाएंगे, यहां तो 2 और यहां पे 3। इसीलिए हमने इन सबको ऑलवेज पैरा बोला। क्लियर भाई? हाँ, ये याद रखना, मेरे लिए मुझसे बहस कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए मत करना। वो अंडरस्टूड है चीज कि अगर 4 लिगेंड आ रहे होंगे तो हमें एक ही डब्बे की रिक्वायरमेंट है, वहां पर D8 स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ अंदर का D प्रोवाइड करा देगा। तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है, मैंने ये लिखा है, ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए है। चलो, ये अच्छी बात हुई कि तुमने ये चीज सीख ली। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं वैसे हम इसके, है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं भाई, अब एमडी जब बताया तो एग्जाम्पल भी देख लो, नहीं तो तुम ऐसे बोलोगे कि क्या मतलब है। वैसे तो अब तुम खुद सोचो, जैसे मैंने TiH2O लिया, 6 लिया और यहां ले लिया Cl3, ये एक कॉम्प्लेक्स है। दूसरा एग्जाम्पल है ना, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया NiNH3 6 और यहां ले लिया हमने Cl2।
ऐसे एग्जाम्पल ले लिए मैंने। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दोनों का देख लो, और तो क्या ही है, एक एक एग्जाम्पल देख लो, जिंक का भी देख सकते हो ना? लेकिन ठीक है, इतना काफी है, देख लो। लो, फालतू के इमेजिनरी कॉम्प्लेक्सेस मैं नहीं बनाता, जबरदस्ती के बना दो, देखा नहीं कुछ नहीं, किताबों में है ठीक है, कभी नाम एग्जाम्पल देखा तो समझ आता है। अगर वैकेंट डी हो एंड वीक लिगेंड हो तो D2sp3 हो सकता है क्या? वही तो बता रहा हूं बेटा, वही तो बताया है, फिर क्या सीखा तू कि इधर वैकेंट डी है, हमेशा ही है, वही तो बोला। हमारी रिक्वायरमेंट 2 डब्बे हैं, अगर 2 डब्बे हमको किसी कंडीशन में ऑलरेडी मिल रहे हैं खाली, तो फिर वीक आए या स्ट्रोंग आए, ठीक है, अंदर वाले डब्बे आराम से ले सकते हो, वहां पे लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई लेना देना ही नहीं बचा ना, क्योंकि वो खाली ही पड़े। अब जो चीज खाली ही पड़ी है तो एडजस्टमेंट की बात ही खत्म हो गई कि भैया आप सरक के थोड़ा उधर जाओ, नहीं नहीं, खाली पड़ी ना। बेंच अगर खाली पड़ी है पार्क में तो जाके बैठ जाओ। हाँ, 2 लोग बैठे हैं कि थोड़ा उधर सरको साहब, बैठना है मेरे को, तो वो एडजस्टमेंट वाली बात आती है D4 D5 D6 D7 में, 1 2 3 में नहीं आती, ना ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ 8 9 10 में आती है। ये जो है भरा हुआ है, क्या करोगे, है ना, थोड़ा सा वो चीज। फिर क्या सीखा तुमने जब आप वही सवाल वापस पूछ रहे हो? यहां पे अगर आप नोट करोगे तो टाइटेनियम जो है वो +3 में है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। आप डायरेक्ट लिख दो इसको D2sp3, और क्या लिख दो, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 लिख दो, ऑक्टाहेड्रल लिख दो, वो तो खैर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल आ गया, इनर डी लिख दो, और क्या लिख सकते हो, पैरा लिख दो। अब इस यही तो चीजें पूछ रहा था मैं, तो आपने कुछ बनाया डब्बा कुछ किया नहीं ना, तुरंत काम हो गया आपका, ये पता करते ही कि D1 है, D1 और 6 लिगेंड, खत्म हो गई बात। ये डब्बे में इलेक्ट्रॉन्स क्यों भरने हैं? क्योंकि ये वहीं रहते हैं बेटा, तुम भी चौराहे पे पढ़ लिया करो फिर। यस, NiNH3 6Cl2, Ni+2 है, Ni क्या है बेटा, +2 है, क्या होता है, D8 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्या लिख दूं इसको, sp3d2 लिख दूं, आउटर लिख दूं, आउटर डी कॉम्प्लेक्स लिख दूं, और क्या लिख दूं, ऑक्टा लिख दूं, और क्या लिख दूं, n, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे, D8 है तो, है ना, और कैसा हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा। सर D1 कैसे निकाला प्लीज बता दीजिए। बेटा पिछले क्लास में बता चुका हूं, सॉरी, आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, ठीक है। टाइटेनियम +3 में जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D1 होगा, ऐसा पूरा प्रॉपर लिखना चाहो तो 3D1 लिख दो बस, 3D1 4S0, और पिछली क्लास में करवा चुका हूं तो मैं, अननेसेसरी है ना, ये तो फायदा है ऑनलाइन एजुकेशन का कि आप बोल सकते हो कि भैया मेरा पिछला लेक्चर देख लेना, पड़ा हुआ है एप्लीकेशन पे, ठीक है भाई। रिपीट का तो सेंस नहीं बनता ऑनलाइन एजुकेशन में। सर आप चैट ऑफ कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्या करना है। सर D9 एंड D8 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तुम साइंटिस्ट नहीं बनोगे, मैंने 2 कॉम्प्लेक्स बताए हैं बस वही देखने, तुम्हें साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो 2 कॉम्प्लेक्स मैंने पढ़ाए हैं वही आपके लिए यूनिक एंड ट्रांसफर का केस है, आपके लेवल की बात नहीं है, आपके औकात के बाहर की बात है, लेकिन नीट के औकात की नहीं है वो, फिर भी मैंने बताए हैं क्योंकि वो 2 कॉम्प्लेक्स घूमते फिरते सवालों में आते हैं। सो उस चीज का ध्यान रखें, मैंने बताया तो ट्रांसफर तुम्हें बैठ के कुछ नहीं करना है, और ट्रांसफर भी केवल 1 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, और वो भी मैंने जो एग्जाम्पल बता दिए 2 एग्जाम्पल, उन 2 एग्जाम्पल को अलग से याद करके जाएं कि भैया ये यूनिक केस है, बात खत्म। मैं जानता हूं होने को और में भी होते हैं, मुझे वो करवाना ही नहीं। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी भी आई थी टेस्ट में, अब रह गई होगी यार लिमिटेशन, ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, ऑप्शन भी तो होंगे, ऑप्शन बी
वो सेक्शन बी भी तो था, छोड़ देते सवाल, नहीं हो पाया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो ट्रांसफर रूल हम कर चुके हैं, राइट। अब हम आते हैं कुछ स्ट्रेंथ रूल पे, है ना, ये भी है एक स्पेशल केस। अब स्पेशल केस तो क्या है, ये वो एमडीजे है जो आपको बाकियों से अलग कर देगा। हैशटैग एमडीजे, ये वो एमडीजे हैं जो आपको लाखों बच्चों से अलग कर देगा, क्योंकि ये चीज कोई नहीं पढ़ा था, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं तो इनको ये बोल के हटा दिया जाता है कि अरे ये तो याद करने वाला, स्पेशल है, स्पेशल स्पेशल है, ये तो याद करना है ना, याद नहीं करना है। मैं बताता हूं आपको, अगर आपका देखो, मैंने ये तो बोला था आपको कि मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, लिगेंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होगी। सिखाया ये चीज कि मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा भूखा, जितना ज्यादा भूखा लोन पेयर को दोनों हाथों से पकड़ के खींच लेगा, कह रहे कि जल्दी ला, एकदम से खींच लेगा। यानी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से लिगेंड और मेटल का अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है, यानी जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ये चीज तो समझ गए। यानी कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पर, अब कुछ जनरल रूल्स बता रहा हूं मैं, है ना, कुछ जनरल रूल्स बता रहा हूं, जनरल रूल्स। ये जनरल रूल्स क्या कहते हैं वो देखिए, इसमें मैं बहुत सारे रूल्स बता रहा हूं, देख लेना। पहला रूल, अगर आपका सेंट्रल मेटल +4 में है, अगर आप किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो और वो +4 में आ जाती है, कितनी आ जाती है बेटा, +4 में। देखो फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि +4 में आ गया उसके बाद सर डी ऑर्बिटल खाली है नहीं है, तो मैं आपको ये बोल देता हूं कि +4 में आने के बाद डब्बे तो खाली मिल ही जाएंगे, उसके बाद भी डब्बे जरूर देखने कि अंदर। ये बहस मत करना कि +4 में अगर कोई, वैसे तो ये केस नहीं होता है, लेकिन आप इमेजिनेशन, मुझे पता है ना, ये केस आएगा नहीं कि सर अगर कोई M+4 है और फिर वहां पर D10 है तो क्या करेंगे, और 6 लिगेंड आ रहे हैं, अब बताओ सर क्या करेंगे। मैं बोलूंगा बेटा इतना कॉमन सेंस रख कि अगर वो +4 में है और वो पावरफुल हो भी गया, मान लिया मैंने, तो भी D10 में तो कोई स्कोप नहीं है ना देने का। अगर किसी के +4 में D10, जो कि मैं जानता हूं +4 में कोई D10 नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, +4 में कोई D10 मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि D10 हो, D9 हो, D8 हो, ये रूल मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो इसके लिए इसको और उस वाले को मिक्स नहीं करोगे। ये रूल मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर 8, 9, 10 हैं तो हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स उतने अवेलेबल होंगे ही नहीं, है ना, जितने की हमें चाहिए। मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट है डी ऑर्बिटल्स की, तो ये चीज मैं पहले करवा चुका हूं। अब आप उस वाले रूल को इस वाले रूल के साथ मिक्स मत करना, क्योंकि यहां मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि 8, 9, 10 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यानी कि लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6। फिर चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो चाहे वो वीक लिगेंड हो, कोई स्ट्रेंथ कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना आ जाए, ऑर्बिटल ही नहीं है अंदर तो बाहर ही जाएगा। तो ये वाले रूल ज्यादा, ये पहले इसीलिए बताया, इसको पहले बताना जरूरी है। तो ये तो एक केस हो ही गया, ये कॉमन सेंस वाला रूल है कि भाई डब्बा नहीं है ना, अब तू उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 कर, 5 कर, कितना ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड बना ले, कुछ भी कर, कुछ नहीं होगा। डब्बा है आगे चलेंगे, डब्बा नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। चलिए, तो हमारे को अब ये देखना है कि जनरली ऑल लिगेंड्स, है ना, अगर +4 है तो जनरली ऑल लिगेंड्स अगर कोई मेटल +4 में, जो कि बहुत कम मिलेगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, +4 में आपको बहुत कम मिलेगी चीजें, +4 में मेटल पहुंच जाएगा ना, तो फिर सारे लिगेंड्स, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होंगे। सारे लिगेंड्स क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, सब, वीक भी नहीं, वीक वीक कुछ नहीं है, सब सब सब, ऑल लिगेंड्स वर्क एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इफ
मेटल इज इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि रेयर है। अगर आपको लग रहा है कि हम ये पॉइंट पढ़ के बच गए बहुत सारा, तो कुछ नहीं है। 4 में आपको बहुत कम मिलेंगे, बहुत बहुत कम। +4 में आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे नहीं, बहुत कम मिलेंगे। और मिलेंगे तो फिर देखना ही नहीं है कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है, हमें कोई मतलब नहीं। हेलोजन भी है तो भी वो स्ट्रॉन्ग ही बनेगा। कारण बोलो क्या? अगर +4 में आ गया तो अट्रैक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोबाल्ट +3 में, मगर उससे पहले आप ये देख लो, चलो दूसरा वाला देख लो। दूसरा रूल, इफ सेंट्रल मेटल आयन इज बिलोंग्स टू 4D 5D सीरीज, है ना? अगर ऐसा है, जनरली all ligands work as strong ligand। ठीक है भाई। 4D 5D का सीरीज, सर ये 4D 5D सीरीज क्या होती है? ये देख ये 4D 5D सीरीज है बेटा, है ना? ये सीरीज है, ये ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, और ये 5D सीरीज है। ठीक है। इनका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। इनका क्या होता है बेटा? 3D का से ज्यादा 4D का, और 4D से ज्यादा 5D का जेड इफेक्टिव होता है। तो उस वजह से मैं बताता हूं, रीजन लिख रहा हूं यहां पे। वैसे रीजन कोई कुछ नहीं पूछेगा। ये 3D से ज्यादा 4D और 4D से ज्यादा 5D का जेड इफेक्टिव होता है, तो लिगेंड और मेटल के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। देखो वहां तो सीधा सीधा पॉजिटिव ही बढ़ रहा है, 4 है। यहां अगर 3D 4D और 5D है, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा लिगेंड। वही सेम लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। वही सेम लिगेंड क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेगा। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, तो जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। तो 4D 5D का जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। सर जनरली क्यों लगाया है बेटा? जनरली इसलिए लगाया है कि ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को देखकर बनाया गया एक जनरल रूल है, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके नीट लेवल के क्वेश्चंस में। अब आप अगर इसमें हो सकता हो कि कोई चीज उठा के ले आओ कि सर ये देखो 4D का है, ये 5D का है, मगर इसमें फिर भी ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो वो एक अलग केस है। इसलिए जनरली लगाना बहुत जरूरी होता है। बिकॉज पहली चीज, मैं यहां पे MDJ बता रहा हूं, जो कि आपका काम आसान करता है और कुछ नहीं करता। ठीक है भाई। इसलिए तीसरा रूल, इफ कोबाल्ट, या लिख दो विद कोबाल्ट +3, वापिस देख लेना, विद कोबाल्ट +3 ऑल ऑक्सीजन डोनर एटम ligands work as strong ligand। ऑक्सीजन डोनर जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन डोनर जनरली क्या होता है? ऑक्सीजन डोनर अगर कोबाल्ट +3 है, तो बताओ ऑक्सीजन डोनर, है ना, कोबाल्ट +3 है, तो ऑक्सीजन डोनर हमारे लिए ऑक्जेलेटो है, हमारे लिए H2O है ना, ऑक्जेलेटो है, H2O है, ऐसे करके हमारे पास ज्यादातर यही दो ऑक्सीजन डोनर, तो हमने यही दो पढ़े, तो ये हैं। तो ये क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम करेंगे। वैसे ये क्या है? वीक है। ये वीक की तरह काम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन डोनर वैसे वीक होता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग की तरह काम करेंगे। भूल गए होंगे, मुझे पता है पिछले साल कोई बुधवार को क्लास आई थी अपनी, है ना, तो याद तो होगा नहीं आपको।
+4 में है मेटल, ये कैसे पता चलेगा? कोई बात नहीं बेटा, अगले साल देना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ना, वहां से पता चलेगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि मैं आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब समझ नहीं आ रहा है तो डाउट भी मत पूछो, ठीक है? थोड़ा सा और, मतलब आप इंप्रूव कर लो खुद को। और जैसे समझ नहीं आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है, चुपचाप स्कूल जा रहे हो, रोज कोचिंग भी कर रहे हो, चुपचाप ही कर रहे हो ना, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, साइंस ले ली, भेड़ चाल चल ली, अब रोज स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया, रोज चला भी रहे हैं, मोबाइल देख भी रहे हैं। इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है कि अब आप चुपचाप बैठे भी रहो। भाई जब इतना काम आप चुपचाप कर रहे हो, किसी को कानों कान खबर नहीं है, तो एक चीज भी ये और कर लो मेरे साथ एडिशनल, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं, आप चुप भी बैठिए थोड़ा सा, कि जब नहीं आ रहा है तो डाउट पूछने का कोई लेना देना नहीं फिर, क्योंकि डाउट के लेवल से पता चल जाता है कि आपको कितना समझ आ रहा है और कितना नहीं। तो कोई बात नहीं, वो अपने आप, मैंने कहा ना हादसे सिखाते हैं, बातें नहीं सिखाती। हादसा क्या होगा? नहीं होगा सिलेक्शन, वो एक हादसा होगा, फिर एक हादसा होगा, नहीं होगा, फिर हादसे ही तो सिखाते हैं। तो हादसे सिखाते हैं बेटा, बातें नहीं सिखाती किसी की। तो कोई बात नहीं, आप हादसों से सीखने वाले हो। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, एक होता है रेस में भागने वाला घोड़ा, और एक होता है तांगे में जुतने वाला घोड़ा। तांगे वाले को चाबुक की जरूरत पड़ती है, रेस वाले को चाबुक की जरूरत नहीं पड़ती है। काम दोनों घोड़ों का दौड़ना ही होता है। तो अलग अलग टाइप की है, अपनी अपनी सोच है, तुम कैसे चलना चाहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हो तो तुम सभी घोड़े, मगर कोई तांगे के हैं और कोई रेस के हैं। हाँ जी, चलें आगे, नोट करो फटाफट। तो बेटा रेस के घोड़ा बनना है, सब कह रहे हैं रेस के हैं, तो है ना, सिंपल सी बात है, सारे घोड़े लाइन में लगे हुए हैं, एक कोई जो है वो एयर में शूट करेगा गन से, और उस आवाज से वो घोड़े तब तक दौड़ेंगे जब तक कि फाइनल लाइन नहीं आ जाती, जीतने वाली फिनिश लाइन नहीं आ जाती। उन्हें बीच में चाबुक मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है? उन्हें बीच में चाबुक मारने की जरूरत नहीं है, वो जीत के छोड़ेंगे। चलिए भाई, तीसरा ये मतलब जो रूल था वो ये है, एक ऐसा रूल हो रहा है यहां, तो तुमने देखा कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन गया, वीक वाले स्ट्रॉन्ग बन गए। क्या सर ऐसा होता है कि स्ट्रॉन्ग वाले वीक बन जाए? ऐसा भी होता है। कौन कौन से होते हैं, ध्यान देखो, कौन कौन से होते हैं? तो जैसे कुछ जो क्रोमियम से लेके कोबाल्ट +2 तक, क्रोमियम +2, कोबाल्ट +2, सॉरी क्रोमियम से तो Fe2+ एंड कोबाल्ट 2+, इनके साथ अगर 6 अमोनिया आते हैं तो वीक लिगेंड की तरह काम करेंगे। अमोनिया यहां पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस देखे गए हैं जिनमें आयरन के साथ +2 है ना, ये कंट्रोवर्शियल चीजें हैं। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी और 12th लेवल तो ये चीजें डिस्कस भी नहीं करेगा, मतलब ठीक है। तो मेन एग्जाम में आने के चांसेस भी कम है, और आता है तो भी आंसर गलत देते हैं। बड़ी ताजुब की बात है, वो आंसर ही गलत देते हैं, मतलब सोचने वाली बात है, वो आंसर गलत देते हैं। जैसे ये वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, मैंने Fe लिखा, NH3 6 लिखा, ठीक है, और यहां पे ले लिया मैंने क्या SO4 ले लिया, ठीक है। अब ये कहां आ गया? +2 में आ गया आयरन, है ना, आयरन +2 में आ गया। अरे भाई यहां से 0, यहां से +2,
अंदर से 0 +2 और 0 का हिसाब +2, तो आयरन +2 में आ गया। लेकिन ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। आप अगर अमोनिया को स्ट्रॉन्ग मानते हो, जो कि वो एक्चुअल में होता है, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग मानोगे तो पेयरिंग करवा सकते हो डेफिनेटली, मगर इसमें पेयरिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब क्योंकि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग की तरह काम ही नहीं करता, वो वीक की तरह काम करता है। जब वीक की तरह काम करेगा तो वो पेयरिंग करवाएगा ही नहीं, नहीं करवाएगा तो छोड़ो, फिर क्या होगा, D2sp3 होगा ही नहीं। अब यहां पे पेयरिंग हो सकती है मगर नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर ये sp3d2 होगा, ना कि D2sp3 होगा। अब रूल क्या है, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कि मैंगनीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, सिंपल सी बात है, ये लेफ्ट टू राइट ही तो है, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, एक सीक्वेंस में ही तो है। ये सब डेटा बेस्ड चीजें हैं, जिसे आपको बहुत ही कड़वी दवा को शहद के अंदर लपेट के एक बच्चे को जैसे पिला देते हैं शहद के अंदर कड़वी दवा, वैसे ही आपको शहद के अंदर ये कड़वी दवा पिलाई जा रही है कि बेटा इसकी अगर तहकीकात करने बैठेंगे तो हमें 8 से 10 लेक्चर लग जाएंगे। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं वो एनर्जी को देखकर, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कांस्टेंट्स को देखकर, सारी चीजें देखकर डिसाइड होती हैं। आपके सामने सीधा साधा हलवा परोसा जा रहा है, जिसे आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर इसका एग्जाम्पल क्या है, ये है वो है। मैं कहूंगा कि एग्जाम्पल पे ध्यान देने से अच्छा है बेटा इन बातों पे ध्यान दे, कि जब एग्जाम्पल तेरे सामने आएगा तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखना कि कहीं ये अमोनिया इस कंडीशन में तो नहीं है कि 6 के 6 अमोनिया अगर आयरन +2 के साथ हैं तो रुक जाओ। अमोनिया विल वर्क एज वीक लिगेंड, नॉट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अदरवाइज अमोनिया तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अदरवाइज NH3 जो है वो एमीन, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मगर इनके साथ नहीं चलेगी उसकी। हाँ, और ये ध्यान रखना कि मैंने +2 लिखा है तो +2 ही है, +2 लिखा है तो +2 ही है, मैं बेवकूफ नहीं हूं, वरना मैं क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट नॉर्मल लिख देता, इसका मतलब उनकी किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में चलता नहीं। तो बोर्ड पे जो लिखा है आप उस पे ध्यान दें, क्या नहीं लिखा है उससे इधर उधर मिक्स ना करें। मैंने देखा है आजकल के बच्चों के डाउट नहीं होते हैं, वो जानबूझ के सेल्फ डाउट में ले जाते हैं खुद को, कि उन्हें डाउट होने लग जाता है कि अगर +3 क्या करूं, +3 हुआ तो बेटा वो उसने +2 के लिए लिखा है मास्टर ने, तो वो +2 के लिए ही है। अगर वाकई में ऑक्सीडेशन स्टेट मैटर नहीं करती तो मैं लिखता है क्यों +2, है ना, लिखता ही नहीं ना मैं फिर लिख देता कैसे ही, सिर्फ +2। टेस्ट में आया था ऐसा क्वेश्चन, आंसर क्या दिया है उन्होंने, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने नहीं देखा था पेपर, तो आंसर क्या दिया मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सी जगह पे ये चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती है, टीचर्स वगैरह से मैं डिस्कस करता हूँ, और आंसर वो नॉर्मली निकाल रहे होते हैं कि अमोनिया को स्ट्रॉन्ग मान के निकाल लेते हैं, कई बार नहीं जाएगा, है ना, याद रख लेना, जो फाइनल आंसर है वो यही जाएगा। जो बता दिया मैंने वो लोह की लकीर है, अगर मानो तो बहुत बढ़िया। अब इसमें से कोई चीज ऐसी थी, याद करो, इसमें से कोई चीज ऐसी थी जिसको मैंने मना करने के लिए बोला था। ये रहा वो एग्जाम्पल, कोबाल्ट +3 विद ऑक्सीजन डोनर। अब आपको ये एग्जाम्पल कर लेना है, मैंने कुछ क्रॉस लगाए थे, कुछ क्रॉस लगाए थे ना, ये रहा, अब आपको कर देना है अगेन सेम चीज, ये मैंने करवा दिया था, मैंगनीज +2 विद 6 अमोनिया, NH3 जो है वो वीक लिगेंड की तरह काम करेगा, ये भी मैंने बता दिया, तो इस पे भी क्रॉस लगाया था। ये अब आप ऐड करो, जाओ चीजों को ऐड करो, अब ये कर सकते हो आप होमवर्क में, करते हो अब आप कर लोगे ना, बाकी तो मैंने बता ही दिए थे सारे, जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया वो बता रहा हूं। अब देखो, कोबाल्ट +3 ऑक्सीजन डोनर, कैसे काम करोगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के काम करोगे। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड मान के काम करो, आप हो जाएगा। भाई गलती कहां होती है, आप इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मानते H2O को, क्यों मानोगे जब पहले नहीं पढ़ाया तो। अब आप कर सकते हो, ठीक है, बाकी ये सब तो बताए हुए मैंने।
कह रहे बाकी वाला है, बाकी वाला पूछ रहा है। जहां जहां दिक्कत है बता दूंगा। ये देखो, ये वो डायरेक्ट होने वाले, ये डायरेक्ट होने वाला Ni+2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर D8 डायरेक्ट कर लो, है ना, डायरेक्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D8। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसको तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जो मैंने करवा दिए हैं, है ना, वो तो आपको करना ही है। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्या इसमें तुम फंसने वाले हो, क्रोमियम+3 है ना। एक सेकंड ना, इसको सही कर लेना बेटा। ये क्रोमियम+3 है, ये यहाँ डब्बा बना लेना, इसमें डब्बा नहीं है, ये Cl बाहर घूम रहा है, तो इसको सही कर लेना है ना, करेक्ट कर लेना इसको। CrNH3 3Cl3, तो ये अंदर है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम+3 में है, ठीक है। कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को इसमें, सही कर दो इसको। मैं देखता हूं आंसर में अगर मैंने करेक्ट किया हो तो। ये कॉम्प्लेक्स क्या वाकई वही है? क्या नंबर है बेटा ये? ठीक है। ये याद रखना कि आधे आधे जब लिगेंड हो जाए ना, एक देखो ये कोई रूल नहीं होता, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये कोई रूल नहीं होता, एक जनरल चीज बता रहा हूं, कोई रूल नहीं है, मेरे को मत ब्लेम करना। क्योंकि जब आधे लिगेंड स्ट्रोंग और आधे वीक हो तो स्ट्रोंग कंसिडर किया जाता है, ठीक है, पेयरिंग कंसिडर कर लेना। और वैसे भी क्रोमियम+3 है तो बात तो खत्म हो गई ना। यहां तो क्रोमियम+3 में आ रहा है, अब क्रोमियम+3 में आ रहा है तो कितना हो गया? D3 हो गया। अरे बात ही खत्म हो गई, फिर क्या स्ट्रॉन्ग वीक की बात करेंगे? D3 ऑलवेज D2sp3। ये ठीक है, ये करवा ही दिया था मैंने, ये करवा दिया था ट्रांसफर रूल वाला। कॉपर+2, कैडमियम, ये देखो कैडमियम है, मगर यहां तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही है, तो कैडमियम है। हाँ ये देखो K2HgI4 Hg कौन सा है? जिंक, कैडमियम, मरकरी, 5D सीरीज है, 5D सीरीज है, ऑल लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब आयोडीन को भी स्ट्रॉन्ग मान के करो, आयोडीन को भी स्ट्रॉन्ग मान के करो। मरकरी है, 5D सीरीज है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है। प्लेटिनम अगेन वही 5D सीरीज वाला रूल है, अगेन प्लेटिनम 5D सीरीज वाला रूल है, अगेन प्लेटिनम 5D सीरीज वाला रूल है। पैलेडियम 4D सीरीज वाला रूल है ना। ऐसा होता ना, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। तो ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है, तो इनका क्या जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है? ये लो। अच्छा आपने कैडमियम के लिए क्यों नहीं लिखा सर? अरे कैडमियम के साथ यहां तो साइनाइड है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, और कैडमियम भी जो है वो 4D सीरीज है। तो ये तो बहुत तगड़ी चीज हो गई कि 4D भी हो गया और लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग है, मजे ही आ गए, फिर तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन दिक्कत है कि आप इसको स्ट्रॉन्ग बना के भी क्या करोगे? ये D10 कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये मरकरी जो है ये भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, बात खत्म हो गई। अब स्ट्रॉन्ग बना भी दोगे तो पेयरिंग करके क्या करोगे? D10 है, मरकरी +2 में है, D10 है। Hg जो है वो +2 में है, D10 है। D10 वाले तो स्कोप खत्म।
अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है sp3, अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है sp3d2, क्योंकि डी नहीं मिलेगा अंदर का, D10 कॉन्फ़िगरेशन में डी नहीं मिलेगा अंदर। ऐसा और कोई आपको D10 दिख रहा हो? ये देखो, ये रहा कॉपर +1 D10, D10 वाले तो साइड में कर दो आप। ये देखो, मैंने हिंट दिए हैं, करने हैं आपको सवाल, हिंट दिए हैं मैंने, और हिंट छोड़ो, आंसर देके जा रहा हूं। ये लो, ये रहे सारे आंसर, आंसर मैच कर लेना, खुद से करना पहले, फिर करना। ये देखो, आप खुद देखो, ये मैंने इसको DSP2 लिखा, मैंने इसको SP3 क्यों नहीं लिखा? कौन बताएगा? जल्दी बताओ, मैंने इसको SP3 क्यों नहीं लिखा? मैंने इसको sp3 क्यों नहीं लिखा? ये देखो, K2PtCl6 D2sp3 क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि यहां पे क्लोरीन जो है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम कर रहा है, बिकॉज ये 4D सीरीज का है, सॉरी 5D सीरीज का है, क्लोरीन वीक है। ये देखो DsP2, क्यों? क्योंकि ये प्लेटिनम है। ठीक है, अब तो ठीक है आंसर। ये देखो sp3, क्योंकि ये D10 है। ये देखो, ये D10 है, sp3 D10 देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखा, मतलब ये साइड में लिख दो MDJ। MDJ ये कहता है कि D10 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बाकी तो हम ज्यादातर देखते भी नहीं है ना, हमारे कॉम्प्लेक्स काम के हैं, तो ये होगा ऑलवेज, ये तो sp3 होगा और ये sp3d2 होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, D10 का मतलब खत्म, अंदर का कुछ नहीं है, अंदर का कुछ नहीं है, तो ये DsP2 नहीं हो सकता और ये D2sp3 नहीं हो सकता। सर D10 कैसे पता कर रहे हैं? यथार्थ पूछ रहा है एक चीज, बेटा नाम बहुत अच्छा है और उसका मतलब होता है सच, यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। तो यथार्थ, आपके जीवन का यथार्थ यही है कि आप यथार्थ में जिए। अगर आपको पता है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यथार्थ तो यही कह रहा है कि उसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता। तो बेटा हम इस तरह से पता करते हैं यथार्थ, है ना, कि ये जैसे CN4 है, ऐसे लिखा ना सर, तो इसको भगाओगे तो +2 भागेगा तो बाहर -2 आएगा, इसको भगाओगे तो -4 भागेगा, अंदर +4 आएगा, अंदर के +4 और बाहर के -2 से +2 बन जाएगा। ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, जिसके लिए आपको लेक्चर 1 से चीजें देखनी पड़ेगी यथार्थ, है ना। तो वरना चीजें तो यथावत ही रहेगी, है जैसी की जैसी रहेगी। यथावत का मतलब जैसा है वैसा ही रहना, और यथार्थ का मतलब होता है क्या? सच्चाई। तो यथार्थ, आपके जीवन को यथावत ही रखना है या चेंज करना है? ड्रॉबैक्स ऑफ VBT अब देखो, ये सिर्फ एग्जाम के लिए याद करने हैं आपको, ये हमारे ड्रॉबैक नहीं है। आप बोलोगे क्यों? मैं कहूंगा हमने तो VBT से सारा काम कर लिया। सर कैसे किया? मैं बैठा हूं ना, मैंने क्या किया, खूब सारी चीजों को VBT के अंदर उसको तड़का लगा दिया, खूब सारी चीजों का तड़का VBT में लगा दिया। अब हमारी VBT एडवांस हो गई विद द तड़का ऑफ MDJ। MDJ का तड़का लगाया, है ना, विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ MDJ, सब कुछ, और उस VBT को अपन एडवांस पे ले गए। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास VBT से एडवांस थियरीज हैं, तो हमने एक ही थियरी के अंदर सारी चीजें करने की कोशिश कर ली। मगर क्या हुआ कि अगर कोई लिमिटेशन बोल रहा है या ड्रॉबैक बोल रहा है या लिमिटेशन बोल रहा है, एक ही बात है ना, ड्रॉबैक कह दो, लिमिटेशन कह दो, एक ही बात है।
अब वो सवाल अगर लिमिटेशन पे सवाल पूछता है तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि यार तुमको पता होगी दुनिया भर की चीजें, लेकिन जिस वक्त वीबीटी बनी थी उस वक्त कोई दूसरी थ्योरी तो नहीं थी नई वाली, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसकी लिमिटेशंस को पूरा करने के लिए नई थियरी आई होगी। तो मेरी बात समझना, मैं लिमिटेशंस को आपको देकर जा रहा हूं, मगर हम ये काम कर चुके हैं, इसलिए आप कहीं पढ़ो और पीछे वाली वीबीटी से इसे कनेक्ट करो तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप वीबीटी पढ़ो और पीछे वाली चीजों से आप मेरे वाले से कनेक्ट करो और आप बोलोगे कि सर हमने तो कर लिया था ना स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, फिर इसमें क्यों लिखा है कि स्ट्रॉन्ग वीक लिगेंड को समझा नहीं पाया ये? अरे बेटा वो मैंने समझाया है, उन्होंने तो नहीं समझाया था। उन्होंने तो वीबीटी जो दी वो हमारे पढ़ने के बाद हमसे सवाल ही नहीं होते। तो याद रखना मेरी बात को, है ना, कि हम लिमिटेशंस पढ़ रहे हैं, बट उस नजरिए से पढ़ रहे हैं कि हाँ यार अगर एग्जाम में कोई सवाल लिमिटेशन से आता है तो वो हमारे लिए एक तरह से याद रखने वाली बात हुई कि भैया हमारा सवाल गलत नहीं होना चाहिए, टेस्ट वगैरह में आ जाए, कुछ आ जाए, है ना। वरना मैंने उसको एडवांस बना के आपके सामने परोस दिया। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर प्रॉपरली। आप सोचो प्रॉपरली, इनफैक्ट हमने ये तक बता दिया कि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं 3 हैं। असल मायने में क्या हुआ था, वीबीटी ने पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक तो बताया था, मगर यह नहीं बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। लेकिन आज की तारीख में आप अनपेड इलेक्ट्रॉन भी निकालते हो, आप बता भी सकते हो कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है। उस वक्त नहीं किया था उसने, तो अब हमारे लिए लिमिटेशन को लिमिटेशन के तौर पे पढ़ना पड़ेगा। तो उसने नहीं समझाया था हमें, हमने कर लिया वो। तो उसने सिर्फ पैरा डाया बोल दिया था। किसी ने पूछा कि अच्छा ठीक है पैरा मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया, पहला ड्रॉबैक। हाँ, जो ड्रॉबैक आज भी हमारे पास है और जिसको मैं भी नहीं समझा पाया हूं और जिसके लिए हम अगली थियरी पढ़ेंगे, वो है कलर इन कॉम्प्लेक्सेस। ये कलर को नहीं समझा पाया वीबीटी, वाकई कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कि भाई इसका कलर ब्लू क्यों है, इसका कलर पिंक क्यों है, नहीं समझा पाया। तो कलर वाला लिमिटेशन आज भी हमारी लिमिटेशन है। एक्चुअल में हमारी लिमिटेशन यही है अब, क्यों हम मैग्नेटिक मोमेंट कर चुके हैं, आप सवाल कर चुके हो मैग्नेटिक मोमेंट के। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन। मैं कह रहा हूं ये मैं बता चुका हूं, हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है, सब बता चुका हूं मैं आपको। मैंने आपको हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड पहले ही सिखा दिया, जबकि ये हाई स्पिन लो स्पिन वर्ड जो है ये आगे चल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझ आते हैं। समझ के आते हैं वो मैंने आप समझा दिए, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे वहां समझाऊंगा। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड। अच्छा, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होता है ना, तो हमारे पास दो चीज बनती है, एक DsP2 और एक sp3। हमने तो सारा जुगाड़ लगा लगा के, है ना, और सारी चीजें सीख सीख के बता दिया कि यार कब अंदर वाला लेगा और कब sp3 बनेगा, सारा कुछ देखा हमने। बट एक्चुअल में वो बता ही नहीं पाया था कि जब 4 लिगेंड होते हैं तो एग्जैक्टली उसमें DsP2 आ रहा है, वो स्क्वायर प्लेनर होगा या वो टेट्राहेड्रल होगा, वो ऐसा नहीं समझा पाया था, उसके बस की नहीं थी। हमने कर लिया उसमें कुछ चीजें इनपुट डाल के, उसको एडवांस बना के। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सोचो हमने हमारी वीबीटी को शुरू ही ऐसे किया था कि इधर वीक लिगेंड लिखे थे, इधर स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखे थे, याद है। मगर इसने नाम तक नहीं दिया लिगेंड्स को कि ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। ये हम सीख चुके हैं, हम जाने कितनी बार लिख चुके हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे का ऐसे, जो कि आपके नीट में तो नहीं, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कि इस कॉम्प्लेक्स की वीबीटी बना के दिखाओ बोर्ड में, और है ना, राइट द लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। वो ऐसे करके एक बड़ा 5 नंबर का सवाल बना सकते हैं, उसमें ये चीज पूछ सकते हैं। तो मैंने भी क्या किया है कि वो तो आएगी तो लाइन एनसीईआरटी से, तो ये एनसीईआरटी की लाइंस ही हैं। नीट में आने के चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि नीट में वो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, अंदर से कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा, कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछेगा। वो बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं, बोर्ड वाले एग्जाम्स में आते हैं ऐसे सवाल की लिमिटेशंस लिख दो साहब वीबीटी की। यथार्थ कह रहा सर मुझे याद नहीं आया था सर, सॉरी सर। ए यथार्थ, इतना जल्दी यथार्थ पे आ गया तुम, है? कोई बात नहीं बेटा,
मैंने कुछ गलत बुरा बोला हो तो मुझे माफ कर देना यार, है ना। गलत तो नहीं बोला, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बेटा अगर पहले निकालना सिखाया हुआ है तो फिर तो ध्यान देना चाहिए बेटा आपको। कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल करके भी बता दिया था, याद है, टेस्ट में था। आ, देखूंगा मैं कौन सा था, मुझे आइडिया नहीं है ना। ऐसा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया होगा तो कोई बात नहीं यार, हटा देना। अब आती है सीएफटी पे बात, हेडिंग लगाओ। ये नोट कर लिया आपने, फोटो खींच लो, बोले फोटो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना। एनसीईआरटी की लाइंस है ये। तो जो जो काम हमने किया है वो हम कर चुके हैं, बस ये कलर वाला जो है ना, ये एक्चुअल में हमें अभी पता नहीं है। बस वो कलर वाली लिमिटेशन ही है जो हमारी और इसकी मैच कर रही है। अदरवाइज हमने वीबीटी के अंदर सारी चीजें डाल के उसे एडवांस बना के सारी चीजें कर भी ली है। मैं आपको बताऊंगा कि हम हर सवाल को वीबीटी और सीएफटी दोनों से कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा है हमारे पास, हम कर सकते हैं। आ जाइए फटाफट से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड, सबसे पहले लिख दियो अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन बिटवीन मेटल सीएमआई एंड लिगेंड्स, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं है, इज आयोनिक। लो, सबसे बड़ी बात जो इसने आते ही तहलका मचा दिया, सब लोग परेशान थे उसकी लिमिटेशन से, एक नई थियरी आई, कह रहा कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बोले अच्छा, कह रहे ये क्या बताएगा। इसने कहा वो मेटल, बोले हाँ। कह रहा उस पे पॉजिटिव चार्ज, बोले हाँ। ये लिगेंड, बोले हाँ। इस पे नेगेटिव चार्ज, बोले बीच में से याद, बोले बिना नेगेटिव वाला भी है मेरे पास, न्यूट्रल भी है। बोले तेरे को भी शांत करेंगे, बैठ जा 2 मिनट, 2 मिनट बैठ बैठ। तो उसने बिठा दिया। तो वो आया, उसने कहा कि ये देखो ये रहा मेटल, बोले हाँ। कह रहे इस पे पॉजिटिव चार्ज, बोले सबने कहा यस सर। बोले ये लिगेंड्स आ रहे हैं, बोले हाँ। बोले क्या कौन सा चार्ज, बोले नेगेटिव चार्ज। बोले प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, तो लोगों ने कहा आयनिक बॉन्ड होता है साहब। तो बोला इसका मतलब मेटल और लिगेंड, जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लिगेंड है आने वाले, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो आयनिक होता है। सब ने कहा क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब, समझ में आने वाली बात है। आप सिर्फ इसको मजाक मत समझिए, मैं चीजें भी सिखा रहा हूं आपको मजाक के साथ साथ। लेकिन उसी में से कोई मेरे जैसा, है ना, जिसको आता जाता तो कुछ नहीं था लेकिन सवाल पूछना बहुत जरूरी था, कोई मेरे जैसा इंसान था, है ना, नादान, उसने हाथ खड़ा किया कि सर, कह रहे कि हाँ भाई बोलो बोलो क्या हुआ। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, आप इसे बहुत ज्यादा हंसी मजाक में ना उड़ाएं। कि आपने कहा कि लिगेंड माइनस लेके आएगा, हमारे पास तो लिगेंड ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल है। हमारे पास तो लिगेंड ऐसे भी हैं जो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल आएगा तो फिर आपका ये मेटल तो प्लस, इधर कुछ नहीं है, तो आयनिक इंटरेक्शन कैसे होगा। तो समझाने वाले ने बोला बैठ नादान, तुझे भी सिखाते हैं। बैठ गया वो, कह रहा तेरे सारे न्यूट्रल, कह रहे तेरे सारे न्यूट्रल लिगेंड्स जो हैं उनमें किसी एक तरफ डाइपोल मोमेंट होगा। बोले उनके किसी एक हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव होगा ही होगा, उनके किसी एक हिस्से पे पार्शियल नेगेटिव होगा। यानी कि जो न्यूट्रल होंगे उनके पास ओरिजिनल चार्ज तो नहीं है, कंप्लीट चार्ज तो नहीं है, मगर वो पोलर स्पीसीज तो होगी रे, जिसे हम डाइपोल भी कहते हैं। तो उसने कहा कि हाँ वो तो है गुरुजी, वैसे उसमें जो है वो न्यूट्रल लिगेंड। मैंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, वो तो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं है, मगर NH3 आप लिखते ऐसे हो न्यूट्रल है। लेकिन इसके अंदर जाओ और इसकी स्ट्रक्चर देखो तो आपको पता लगेगा कि नाइट्रोजन पर पार्शियल नेगेटिव ज्यादा बैठा हुआ है। यानी नाइट्रोजन वाला जो लोन पेयर है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, वही नेगेटिव चार्ज एक पॉइंट की तरह काम करेगा। तो बोले कि अच्छा,
बोले जब मान लो जब मेटल प्लस तो इसे बोलेंगे Q प्लस, और जब लिगेंड माइनस तो इसे बोलेंगे Q माइनस, और इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो आयनिक होगा, जिसका फोर्स होता है K इज इक्वल्स टू, है ना, सॉरी F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोले ये होगा भाई साहब मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होगा, उसने ये समझाया। तो वहां पर मेरे जैसे ने पूछा कि न्यूट्रल के केस में क्या होगा, तो न्यूट्रल के केस में जो है वो न्यूट्रल लिगेंड वर्क एज पॉइंट डाइपोल। क्या बोलते हैं उसके, पॉइंट डाइपोल। अब ये पॉइंट डाइपोल का मतलब हुआ कि वो जो है वो Q पार्शियल नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो यहां पे जो होगा वो मेटल का तो प्लस, और Q जो है वो पार्शियल नेगेटिव की तरह काम करेगा, और इनके बीच में आयनिक होगा। तो किसी एक हिस्से पे तो वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का जमावड़ा ज्यादा होगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगी उस हिस्से से वो अटैक करेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पर कहीं ना कहीं माइनस चार्ज ज्यादा होगा। बस वही हमारा पॉइंट बन गया, क्योंकि हमें Q प्लस और Q माइनस चाहिए ही होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। तो देखो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ही यही होता है आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आयनिक बॉन्ड कहते हैं बेटा, ठीक है। यस, आए हैं कुछ लोग, राजीव जैसे बोला, नहीं राजीव से नहीं, ये आया है जिग्गर, हाँ जिगजैग राज, अच्छा जिगजैग राज है बेटा। चलता अमीबा की तरह है क्या तू, जिगजैग है, ये जिगजैग है, जिगजैग राज इसका नाम है, इसका नाम क्या है, जिगजैग राज, ये जिगजैग है, HF है ये, HF सॉलिड, HF सॉलिड, जिगजैग राज। उसने सिर्फ इंटरेक्शन को आयनिक बताया, आगे चल के तो हाइब्रिडाइजेशन होगा। उसने ये बोला कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन आयनिक टाइप का है, यानी उन दोनों के जब अप्रोच करते हैं ना तो आयनिक वाले व्यवहार से करते हैं। हाँ तो बेटा तू जिगजैग है तो सड़क पे चला जा, पुलिस वाले ऐसे लगा लेते हैं वो आगे बैरिकेड, काम आएगा किसी के, होता ना एक ऐसे यूं जिसको यूं इकट्ठा कर लेते हैं फिर उसको ऐसे खोल देते हैं तो काजू कतलियां बन जाती, वो जिगजैग ही होता है, ऐसे होता। चला जा सड़क पे। यस, एक बच्चे ने अच्छा डाउट पूछा कि अगर आपने कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है, मैंने कहा बॉन्ड नहीं है, आयनिक इंटरेक्शन है, यानी पास आने की वजह आयनिक है। वापिस सुनना बेटा, इस बात को समझना, इट वॉज द बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, है ना, और इंटरेक्शन आयनिक होता है, इंटरेक्शन आयनिक होता है। आयनिक इंटरेक्शन मतलब देखकर पास आने की वजह आयनिक है। ये प्लस बैठा है और वो माइनस बैठा है, तो इनके पास आने की वजह आयनिक है। जब पास आया तो लिगेंड तो अपना काम करेगा ही ना बेटा, लिगेंड तो लाया क्या, बोले लोन पेयर, तो बुलाया कैसे, आयनिक बॉन्ड के बहाने, और जैसे ही बुलाया बोले एक बार आ जा, कह रहा आ गया ठीक है, फिर थोड़ी देर बैठे बोला हाँ क्या लाया है, कह लोन पेयर, फिर ये पड़े खाली डब्बे ले जा, तो बॉन्ड तो वहां पे भी कोऑर्डिनेट ही बनेगा। मगर पॉइंट समझ नहीं रहे हो तुम, उन दोनों के पास आने की वजह क्या है, आयनिक इंटरेक्शन था कि प्लस ने माइनस को देखा और आंखों ही आंखों में प्यार हो गया, वो कह रहा हूं मैं। जब वो वापस वो पास आ गए तो लिगेंड का तो काम है लोन पेयर देना, दे देगा, बॉन्ड तो वही बनना है, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा, सेम चीज है, वीबीटी के अकॉर्डिंग ही चलेगी। मगर द पॉइंट इज वो पास आए, किस वजह से आए, ये वीबीटी ने नहीं समझाया, ये सीएफटी समझाता है, कह रहा है सीएफटी कह रहा है भैया ऐसे आए पास कि एक बार के लिए तो इनके बीच में आयनिक हुआ था, पर ये जब आ गए पास तो इन्होंने भयंकर गुलगुलू कर लिया और इन्होंने बॉन्ड बांड बना लिए, और इन्होंने लोन पेयर का जो वो है वो इधर खाली कमरे, इधर खाली वैकेंट ऑर्बिटल, इधर लोन पेयर, और इन्होंने भाई साहब बॉन्ड बना ली। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो इंटरेक्शन बेस्ड आयनिक था, है ना।
तो मिक्स नहीं करना है चीजों को। मैं शायद आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज। अब समझ गए, गुड। कंसिडर मेटल केट, अब तो बताने की कुछ जरूरत नहीं। कंसिडर मेटल केटायन एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज दैट इज अवर क्यू प्लस एंड द लिगेंड एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये तो हो गई नॉर्मल बात। फिर मेरे जैसे आदमी जिसने कीड़ा किया, और वो कीड़ा था कि व्हेन लिगेंड अप्रोच, अच्छा नहीं था क्या इसमें, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, यहां लिख देना, यहां एक लाइन ऐड कर देना, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, है ना, न्यूट्रल लिगेंड्स, इन केस न्यूट्रल लिगेंड्स, या छोड़ो, न्यूट्रल लिगेंड्स वर्क एज पॉइंट डाइपोल। ठीक है, तो यहां पे ऐसे यहीं पे एक लिख देना, Q पार्शियल नेगेटिव इन केस ऑफ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये कि अगर न्यूट्रल लिगेंड्स हैं तो वो पॉइंट डाइपोल की तरह काम करेंगे। यानी कि उनके ऊपर कंप्लीट चार्ज नहीं होगा, मगर जो चार्ज होगा वो पार्शियल नेगेटिव होगा, और वही पार्शियल नेगेटिव उसे मजबूर कर रहा होगा मेटल के पास जाने को। ये बेटा, फिर है व्हेन लिगेंड अप्रोचेस मेटल आयन, कह रहे मेटल आयन के पास लिगेंड गया तो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस। अब ये क्या हो गया सर, ये क्यों होगा? आप एक कहानी को समझो, ये रहा मेटल, ये रहा लिगेंड, इस पे प्लस इस पे माइनस दिख रहा है, इस पे प्लस इस पे माइनस, दोनों ने एक दूसरे को देखा और इसने बोला आजा, उसने भी आव देखा न ताव, आ गया। लेकिन जैसे ही पास में आया मेटल घबराया, कह रहे साथ में क्या लाया, कह रहा इलेक्ट्रॉन लाया। तो पागल पहले क्यों नहीं बताया, मेरे पास भी तो अपने इलेक्ट्रॉन है। तो बोले तूने ही कहा कि जल्दी आ जा, तो मैं तो आ गया, और जल्दबाजी में मैं तो ये अपने भी इलेक्ट्रॉन ले आया, मेरा तो काम है इलेक्ट्रॉन लाना। तो बोला अब ले आया तो मेरे वाले इलेक्ट्रॉन डर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन चल रही है। अब बोले अब कुछ नहीं है, अब तू आया है तो मेरी एनर्जी तो बढ़ेगी। कह रहे क्यों बढ़ेगी? अरे कि भाई मेरे पास भी तो अपने इलेक्ट्रॉन है, बावड़ा है क्या, दौड़ के आ गया, थोड़ा तो सब्र करता। आ तो तू गया, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, मगर हम दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। अब आ तो गए हो महाराज, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, अब एनर्जी बढ़ेगी हमारी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन में एनर्जी इंक्रीज होती है। व्हेन लिगेंड अप्रोचेस मेटल आयन, एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्शन। तो यहां लिखो ड्यू टू रिपल्शन। between CMI and ligands इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन भी तो होगा, जिसकी वजह से उसकी इंक्रीज जो है वो है इंक्रीज हो जाएगी, एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। मगर ये तो तुम्हें पता है कि 100 मुश्किलें पार करूंगा लेकिन तेरे साथ प्यार करूंगा, ये तो पता ही है। तो जब वो एक नजर में पसंद ही आ गया, ये रहा केटायन, ये रहा लिगेंड, इसने इसको पसंद किया, अब 100 मुश्किलें पार करूंगा तब भी तेरे से प्यार करूंगा, वो वाली बात है बेटा। तो यहां पे पहली मुश्किल आई, पहली मुश्किल क्या आई कि दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में भिड़ गए, एनर्जी बढ़ गई, रिपल्जन हो गया। अरे क्या कर रहे हो, ये तुम एक दूसरे से इतना प्यार करते हो लेकिन ये चीज का ध्यान नहीं रखा। उसने कहा भैया प्यार हो गया, अब तो अब कुछ भी करेंगे इसके लिए, बॉन्ड तो बनाना ही है। क्या बोला? बॉन्ड तो बनाना ही है। तो कैसे क्या करें? कह रहे कि जब इसने इसको अप्रोच किया, जब लिगेंड ने मेटल को अप्रोच किया, तो इस मेटल ने खुद को तोड़ना मंजूर समझा मगर प्यार करना नहीं छोड़ा। वो कहते हैं ना कि टूट कर चाहोगे, इसने टूट कर चाहा। कैसे? कि जब वो लिगेंड आया तो साथ में इलेक्ट्रॉन्स लाया, जब इलेक्ट्रॉन लाया तो इन 5 डब्बों की एनर्जी इंक्रीज हो गई। डी के पास कितने डब्बे होते हैं? 5 डब्बे। इन डी के 5 डब्बों की एनर्जी इंक्रीज हो गई, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, बोला टूट कर चाहूंगा तुझे। क्या बोला? टूट कर चाहूंगा। टूटने को बोलते हैं स्प्लिटिंग।
टूटने को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। ये डी के 5 डब्बे जो पांचों एक साथ हुआ करते थे, ये डी के 5 डब्बे जो पांचों एक साथ हुआ करते थे, लिगेंड के अप्रोच करने पर टूट गए, अलग अलग हो गए। बोला टूट कर चाहूंगा मगर चाहूंगा तुझे ही। ये टूट गया, इसे कहते हैं स्प्लिटिंग। ये डब्बे ऐसे टूट गए, इसको बोलते हैं स्प्लिट हो जाना। अब ये क्यों इस तरह से स्प्लिट हुए? तो इन 5 डब्बों में से किसी को रिपल्शन कम मिला, किसी को रिपल्शन ज्यादा मिला। इन 5 डब्बों के पास जब लिगेंड ने अप्रोच किया तो इन 5 डब्बों में से किसी को रिपल्शन कम मिला, किसी को रिपल्शन ज्यादा मिला। जिसको रिपल्शन ज्यादा मिला उसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो वो ऊपर चला गया। किसी को रिपल्शन थोड़ा कम मिला तो उसकी एनर्जी नीचे रह गई। तो यानी कि रिपल्शन पर बेस्ड इनके अंदर की एनर्जी 2 भागों में टूट गई। इनका अलग तरीके से टूट जाना कहते हैं टूट कर चाहना, और इसे ही कहते हैं स्प्लिटिंग हो जाना। तो यहां अगली लाइन देखो बेटा, अभी समझ नहीं आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है, अभी थोड़ा आगे समझेंगे। ये मत समझ जाना कि मैंने सीएफटी को खत्म कर दिया, मैंने सीएफटी को शुरू किया है। अभी मैंने सीएफटी को शुरू किया नहीं है, अभी रुक जाओ, अभी तो मतलब खत्म नहीं किया, शुरू किया बेटा। देखो, increase in energy of D is unsymmetrical which causes splitting in D orbital। बोला कि वो आया, रिपल्शन हुआ, मगर सबको रिपल्शन बराबर नहीं मिला। 5 डब्बे होते हैं D के, जिसमें से 2 तो एक्सिस वाले होते हैं, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सिस वाले हैं। और जो 3 डब्बे होते हैं वो रास्ते में नहीं होते हैं। जो एक्सिस वाले होते हैं वो एक्सिस के रास्ते में ही आते हैं। जो एक्सिस वाले होते हैं वो एक्सिस के रास्ते में ही बैठे होते हैं। और लिगेंड अटैक एक्सिस से करता है ऑक्टाहेड्रल में। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड एक्सिस से अटैक करता है, कि या तो एक्स एक्सिस से आएगा, या वाई एक्सिस से आएगा, या जेड एक्सिस से आएगा। तो बताओ, जब एक्सिस से अटैक करेगा तो एक्सिस वाले रास्ते में ज्यादा बैठेंगे, तो एक्सिस वाले रास्ते में मिलेंगे, तो जो रास्ते में बीच में आएगा उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। और जो बिटवीन एक्सिस वाले हैं, जो 2 एक्सिस के बीच में होते हैं, dx y, dy z, dx z, वो 3 डब्बे जो बिटवीन एक्सिस में हैं, उनको इतना रिपल्शन नहीं मिलेगा। मिलेगा उनको भी, क्योंकि वो भी 2 एक्सिस के बीच में है। बीच में है तो थोड़ा रिपल्शन तो मिलेगा। यहां से लिगेंड आएगा, यहां से लिगेंड आएगा, तो बीच वाले को थोड़ा तो महसूस होगा, लेकिन सबसे ज्यादा महसूस तो उसी को होगा जो रास्ते में ही बैठा है। सोचो, जेड एक्सिस से लिगेंड आ रहा है और डीजेड स्क्वायर पे जाके टकराएगा 100%, वो भी तो जेड एक्सिस पे बैठा है। यानी कि जो एक्सियल होते हैं उनको रिपल्शन ज्यादा मिलता है, और जो नॉन एक्सियल होते हैं या बिटवीन एक्सियल बोल तो जिसको, उनको कम मिलता है। यानी कि रिपल्शन दोनों को मिल रहा है, लेकिन एक को ज्यादा एक को कम मिल रहा है, 2 को ज्यादा 3 को कम मिल रहा है। तो 2 ऊपर चले गए 3 नीचे आ गए बेटा। ये देख, 2 ऊपर चले गए 3 नीचे आ गए। जिसको जितना ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है वो उतना ऊपर जाएगा, रिपल्शन जिसको जितना ज्यादा मिलेगा वो ऊपर जाएगा। हम ये ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल की। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? कितने लिगेंड आते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? लिगेंड कितने आते हैं? बोले 6। मैंने कहा सुन, इधर देख, ये होता है क्या? इसको मान ले क्या वाई एक्सिस, इसको मान ले क्या एक्स एक्सिस। देखते जाना, इसको मान ले क्या वाई एक्सिस, इसको मान ले क्या एक्स एक्सिस। और ये कौन सा एक्सिस हो गया? तो बोले जेड हो गया। अरे बोलो, यही होता है, ऐसा ही होता है। अब मैं थोड़ा और समझाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए ऐसा बोल दूं कि इसको समझो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। ऐसे समझ लो इसको, ऐसे, है ना, ये 3 पेन ऐसे समझ लो। ये समझो, लो, ऐसे ही तो होते हैं एक्स वाई जेड आपस में। एक्स वाई जेड आपस में ऐसे ही होते हैं। ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई भी एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, जिसको जो मानना है मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर होते तो ऐसे ही हैं। अगर इनके माइनस क्वाड्रेंट बना लो, इन तीनों के माइनस क्वाड्रेंट बना लो, यानी कि
इसको भी नीचे, इसको इधर और इसको इधर, वो भी एक्सिस ही है। तो जैसे इसको बनाया इधर, ये देखो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इसका माइनस बनाओ, इसका माइनस बनाओ पिंक वाले का, तो ये ऐसा हो गया, सही है। इसका माइनस इसके सामने हो गया, और इसका माइनस बनाओ ऊपर वाले का, बोले ये ऐसा हो गया ऊपर वाले का। ऐसा, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया, ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया बेटा। कुछ याद आ रहा है कक्षा 11? ये तो ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो हम भी जानते हैं कि जब लिगेंड 6 आते हैं तो ऑक्टाहेड्रल ही तो बनता है। अब मेरी बात को समझना, लिगेंड कहां से आ रहे हैं? एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। एक्स एक्सिस का मतलब ये और ये दोनों मान लो, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है। वाई एक्सिस मतलब ये मान लो इधर से भी आ रहा है, ये भी वाई एक्सिस ही है तो इधर से भी आ रहा होगा। जेड एक्सिस का मतलब इधर से भी आ रहा है और इसके माइनस क्वाड्रेंट यानी कि इधर से भी आ रहा है। भाई लेफ्ट राइट दोनों से अटैक हो रहा होगा। एक्सिस तो वही है, जेड पूरा, इधर ले जाऊं चाहे इधर ले जाऊं, एक्सिस तो वही है, इधर ले जाऊं चाहे इधर ले जाऊं, लेफ्ट और राइट, तो वो तो माइनस क्वाड्रेंट बन जाएगा लेफ्ट और राइट वाला। ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये जेड है, ये माइनस जेड है पीछे, ये वाई है, ये माइनस वाई है। तो मैं तो यही बोल रहा हूं कि अगर इन तीनों एक्सिस पे अटैक होगा तो डेफिनेटली अटैक यहां से भी होगा, अटैक यहां से भी होगा और अटैक यहां से भी होगा। इसी का उल्टा बना दिया मैंने, ये देखो, ये माइनस वाई, ये माइनस, ये थोड़ा सा ऐसे समझ जाना, वो उस तरफ है, ये ऐसे समझ लो, है ना, एक्स, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस जेड, ये तो ऑक्टाहेड्रल बन गया हमारा। अभी चीज क्लियर हुई, थोड़ा इमेजिनेशन आया। अब सोचो कि जो लिगेंड अटैक कर रहे हैं ना 6 के 6, वो कहां से कर रहे हैं? एक्सिस से। कोई यहां से आ रहा है, 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 कोई यहां से अटैक कर रहा है, कोई यहां से अटैक कर रहा है। लेकिन ये तय बात है कि जो ऑक्टाहेड्रल जब बनता है तो ऐसा बनता है, और ऐसा तभी बनेगा जब तीनों एक्सिस पे से अटैक होगा। तो इसका मतलब है एक्सिस वाले रास्ते में आएंगे, और एक्सिस वाले तो दो ही होते हैं, कौन सा? dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कौन होते हैं? बोले ये तो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो जो रास्ते में बैठे हैं उनको धक्का मुक्की ज्यादा लगेगी, जो रास्ते में बैठे हैं उनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, और जो रास्तों के बीच में बैठे हैं, ये रहे बीच, ये वाला, जो रास्तों के बीच में बैठे हैं उनको इतना ज्यादा रिपल्शन महसूस नहीं होगा। तो कुल मिला के इन पांचों में फूट पड़ गई, टूट गए, उसे कहते हैं स्प्लिटिंग। क्योंकि इन पांचों को बराबर रिपल्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि रिपल्शन डिपेंड करता है किस पे? बाय द नेचर ऑफ लिगेंड, है ना, ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड एंड ऑन द नेचर ऑफ अटैक, कि अटैक कैसा हुआ है, एक्सिस से हुआ है, बिटवीन एक्सिस से हुआ है। सर बिटवीन एक्सिस से भी अटैक होता है? होता है, ऑक्टाहेड्रल में नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल तो अटैक इसमें ही होगा, एक्सिस से होता है। यस, वेरी गुड। अगर 4 हो तो हमारे पास 2 केस बनते हैं, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप 4 वाला केस यहां मत लाओ, 4 वाला मैं पढ़ा दूंगा। आपका कोई सवाल तो अटक नहीं रहा है, तो 4 वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है? अभी मत लाओ बीच में। हमारे लिए जो हमारे सिलेबस में मैक्सिमम दिया हुआ है वो ऑक्टाहेड्रल दिया हुआ है, इसके लिए सब कुछ समझाया हुआ है। मुझे ऑक्टाहेड्रल समझाने दो, मैं टेट्राहेड्रल भी समझा दूंगा, मैं स्क्वायर प्लेनर को भी ऐसा ही फील करके समझा दूंगा, तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दूंगा, इस बात की गारंटी है। मगर मुझे मेरे वक्त पे समझाने दो, अभी मेरा वक्त ऑक्टाहेड्रल समझाने का है। अभी ऑक्टाहेड्रल की फील लो, बीच बीच में मत लाओ 4 कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बीच में लाओगे यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तुम पढ़ने भी बैठते हो तो फिजिक्स पढ़ते टाइम अगर बायो दिमाग में चलेगी तो फिजिक्स भी नहीं होगी, बायो भी नहीं होगी। तुम बायो पढ़ रहे हो और फिजिक्स का सवाल दिमाग में घूम रहा है, नहीं चलेगा। इसीलिए बेटा सुनो, चीजों को मिक्स मत किया करो, एक एक करके सॉर्ट करते रहो चीजों को। अभी ऑक्टाहेड्रल पे ध्यान दो, है ना, मजा आएगा तुमको, विश्वास रखो। मैं बिना फील करवाए कोई चीज आगे नहीं लेके जाऊंगा, लेक्चर चाहे 3 ज्यादा लग जाए,
लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि ड्रॉपर में जाने के बाद बच्चा सिर्फ नोट्स देखता है, कह रहा पढ़ लिया था 12वीं क्लास में, ऐसे ही सलटा देंगे अगर किसी ने दिल से पढ़ लिया तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल। भाई ऑब्वियस सी बात है, रीजन क्या है, क्योंकि सबको रिपल्शन बराबर नहीं मिलता, तो एनर्जी जो इंक्रीज होगी वो बराबर नहीं होगी, अलग अलग होगी। अब जब अलग अलग होगी तो टूट ही जाएगा ना, तो यहां पे डब्बे टूट गए। वीबीटी में और सीएफटी में द मेजर डिफरेंस स्प्लिटिंग है। वीबीटी ने डब्बों को नहीं तोड़ा, वीबीटी ने उनको ऐसे ही रखा और उसमें से बताया कि ये काम आ गए, ये नहीं आए, पेयरिंग हो गई नहीं हुई। इसने कहा ये है, लिगेंड आया, रिपल्शन भी हुआ, टूट गए। इसने पहले तोड़ दिया, उसके बाद सारे काम एक जैसे हैं, बाद सारे काम एक जैसे हैं, मगर इसने स्प्लिटिंग करना सिखा दिया। और वही स्प्लिटिंग कारण बनेगी बाद में कलर समझाने का। नेचर ऑफ स्प्लिटिंग इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ अटैक, वेदर द अटैक इज एक्सिस से हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, टेट्राहेड्रल फील्ड है, या स्क्वायर प्लेनर फील्ड है, वो उस पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ अटैक का मतलब वही है ना। टाइप ऑफ अटैक का मतलब क्या है कि ऑक्टाहेड्रल है, नंबर ऑफ लिगेंड्स हो गए बेसिकली ना। टाइप ऑफ अटैक का मतलब है नंबर ऑफ लिगेंड्स। ड्रॉपर तो बनना ही नहीं है। अरे बेटा मैंने एक कंडीशन बताई, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आपको ड्रॉपर तो बनना ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मुझे यही एटीट्यूड चाहिए। मैंने एक कंडीशन बताई है ना, मैंने एक कंडीशन बताई, उसमें मैंने किसी को डीमोटिवेट नहीं है, वो कंडीशन है एक कि भाई ऐसा हो भी अगर, तो कम से कम ऐसा तो हो कि तुम्हारी 12th मजबूत रहे। मैं क्यों चाहूंगा, मैं तो चाहता ही नहीं हूं कभी। मेरे जैसा प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी कभी नहीं चाहता कि तुम ड्रॉपर बनो। मैं चाहता हूं मेरे सामने बैठा हुआ अभी हर एक बच्चा अगले साल मेरे सामने ना बैठे, ये मैं बोलता हूं, ये मैं हमेशा बोलता हूं। इसका मतलब ये मत समझना कि दूसरे से पढ़ लेंगे, ठीक है, आपके सामने नहीं बैठेंगे। तो हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं तो हम स्प्लिटिंग की बात कर लेते हैं। एक पूछ रहा है सर घी जलाने से पॉल्यूशन होता है क्या? मैं जला क्यों रहा है, कहां खा ले भाई उसको, तेरे को घी क्यों जलाना है? ज्यादा है मेरे को दे दे। यस, स्प्लिटिंग। तीन कंडीशन बताऊंगा, जैसे आता है ना बिग बॉस में, है ना, क्या तारीख बोलता है वो, है ना, डे बोलता है वो, और समय बोलता है वो, कि रात 12 बजे, ऐसे करके ना, रात 12 बजे अचानक से एक सीन बनाता है। तो हम भी तीन सीन में काम करेंगे। पहला सीन, पहला सीन यह है कि हमारा मेटल बचपन में जी रहा है। पहला सीन क्या है कि हमारा मेटल बचपन में जी रहा है, ये बचपन है उसका। पहला सीन है मेटल, तीन अवस्थाएं बताऊंगा मैं उसकी उम्र, ये बचपन है उसका, ठीक है। तो बचपन है तो ये जानता ही नहीं है कि लिगेंड कौन होता है, इसे पता ही नहीं आगे जाके मेरे साथ क्या होगा, अभी जी रहा है ये अपने बचपन में। तो यहां पहली कंडीशन लिखूंगा मैं पहली कंडीशन क्या लिखूंगा मैं, पहली कंडीशन लिखूंगा डी ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, ये पहला केस है। देखो
और यहां साइड में एक एनर्जी का बना देना रे, बड़ा सा डायग्राम बना देना। ए हे ये कि भाई एनर्जी इस तरह से इंक्रीज हो रही है। ऐसे जाएंगे हम एनर्जी, यानी कि ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी पे बैठा हुआ है अभी तो, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी पे बैठा हुआ है। एक इधर भी बना दो तीर, और इधर क्या है, तो इधर हम बताएंगे मेटल लिगेंड के बीच की डिस्टेंस, मेटल लिगेंड डिस्टेंस, जो कि इधर जाने पर घट रही है, अभी समझ आ जाएगा। और इधर यानी इसका बचपन, बचपन का मतलब ये जानता ही नहीं है, बचपन का मतलब क्या है, ये जानता ही नहीं है। तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, इनफाइनाइट। अरे पता ही नहीं इसको, इसने देखा ही नहीं लिगेंड नाम की कोई चीज होती है, इसे पता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है कि कोई अचानक से देखूंगा, किसी से प्यार होगा, फिर बॉन्ड बनाएंगे, ऐसा इसने कुछ नहीं है। शांत जीवन है, फ्री स्टेट, आराम से बैठा है, ठीक है? कोई पता नहीं, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ तो सपने देखने लगा कि मैं भी बीच में चलूं और मेरे चारों तरफ लिगेंड ही लिगेंड हो। इसको किसी ने बताया, इसके दोस्तों ने, कि भाई अपन बड़े होके लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं, है ना, लिगेंड आता है, लोन पेयर लाता है, दे के जाता है, मजा आता है। तो इसने समझाया ऐसा कि तेरे को क्या बात करा, बोले हाँ कि जब तू देखेगा तो तेरे को पहले आयनिक वाला प्यार होगा, फिर वो आएगा, फिर वो लोन पे डोनेट करेगा, एनर्जियां बढ़ेगी, अरे भयंकर बवाल मचाएगा। कह रहे क्या बात कर रहा। तो इसके मन में वो चीजें आने लगी। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो इसको किसी अपने बड़े भाइयों से या अपने थोड़े से बड़े दोस्तों में, जो मोहल्ले में होते हैं ना, जो सिखा देते हैं चीजें, है ना, ये सीनियर समझ लो, सीनियर, सीनियर्स ने ये बताया कि ऐसा ऐसा होता है। फिर क्या बात करें, बोले हाँ। तो ये रोज फिर इमेजिनेशन में जीने लगा। इसमें जीने लगा बेटा, एक कल्पना में जीने लगा रोज। अभी तक उसके पास ऐसा कुछ है नहीं, मगर वो अपनी कल्पना में जी रहा है, एक इमेजिनेशन में जी रहा है। रोज रात को सो रहा है तो सपना देख रहा है, और सपना ये देख रहा है कि मैं बीच में हूं और मेरे चारों तरफ लिगेंड है। ये अलग बात है कि उसको किसी ने ये नहीं समझाया कि कितने आएंगे, उसको बोला कि लिगेंड आएंगे, मजा आएगा। तो अगर आप किसी को ये नहीं बताओगे कि कितने आएंगे, नंबर में 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे अटैक करेंगे, अधूरा जानकारी दे दी उसको। उसको बोला बस जीवन में एक ही परम सत्य है, लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाओ। ये खूब खुश रहने लगा, कह रहा क्या बात कर दी यार। अब मुझे बताओ, जब उसे बताया ही नहीं कि लिमिट में आते हैं, तो वो तो फिर खूब ही खूब सोचेगा। तो एक इमेजिनेशन की जिंदगी जीने लगा, और उस इमेजिनेशन में रोज रात को सपना देखता, और उस सपने में एक ही चीज देखता कि वो बीच में है और उसके चारों तरफ लिगेंड है। चारों तरफ मतलब अनंत, खूब। यहां तो उसको डिस्टेंस अनंत है, वहां पे वो सोच रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिगेंड्स। वापस सुनना बेटा, ये डिस्टेंस इनफाइनाइट है। मैं अब बोल रहा हूं कि वो अब रोज रात को सपना देख रहा है, बोले कितने लिगेंड, बोले चाहे जितने, इनफाइनाइट, निकल ही नहीं पा रहा हूं मैं तो, मेरे चारों तरफ ही लिगेंड है, अनाप शनाप लिगेंड है, अंट शंट लिगेंड है। तो यहां पे एक बनता है, बोले जब नंबर ऑफ लिगेंड बहुत ज्यादा हो, आप सोचो कि ऐसे अटैक करे, 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 तो नॉर्मल चीज बनती है ऑक्टाहेड्रल। लेकिन उसे तो बोला ही ना कि 6 अटैक होंगे, उसे किसी ने नहीं समझाया कि 6 अटैक होंगे, उसे बोला बस अटैक होंगे। तो वो भाई तो 6 थोड़ी है, वो तो 6 लाख सोच रहा है। कह रहा 6 लाख लिगेंड आएंगे और मैं बीच में बैठा हूं। कह रहा क्या बात कर, बोला हाँ। तो आप सोचो कि जब लिगेंड बहुत सारे अटैक करेंगे तो फिर तो एक स्फेरिकल क्राउड बन जाएगा। बोले मेरे चारों तरफ सबके सब लिगेंड ही लिगेंड है, लिगेंड ही लिगेंड है, लिगेंड ही लिगेंड है, और अगर बीच में दिख ही नहीं रहा है कुछ, और अगर फुल माहौल। कह रहा सही चल रहा है। एक कह रहा है सर कंट्रोल, क्यों, मैंने क्या गलत बोला है, डॉक्टर यासीर साबिर कह रहा है, कह रहे कंट्रोल, क्या गलत पढ़ा रहा हूं मैं?
तू वहीं जा रहा है तो क्या करूं? क्या गलत बोला मैंने? तू खुद को मेटल समझ रहा है तो मैं क्या करूं? तेरे जीवन में लिगेंड नहीं है तो मैं क्या करूं? तेरे को ऐसे सपने नहीं आते तो मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ गलत नहीं बोला। चल, तो दूसरी कंडीशन हम लेके आते हैं और वहां पे लिखते हैं एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, जो कि एक इमेजिनरी है। इमेजिन किया इसने कि सब इतने ज्यादा आएंगे। अब बेटा जब हर तरफ से अटैक होगा, आप सोचो यहां से अटैक हो, 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 तो हमने बोला कि इसकी ज्यादा बढ़ेगी, इसकी कम बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ लिगेंड्स इनफाइनाइट हो। मैं क्या कह रहा हूं? नंबर ऑफ लिगेंड्स जो हैं वो क्या हो? इनफाइनाइट हो। तो एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्फीयर बनेगा, स्फीयर ऐसा वाला। आप देखो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है जिसमें बीच में मेटल लिखा हुआ है, एक सर्कल बनाया हुआ है, और उस सर्कल के ऐसे करके आपको यहां देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर, मतलब कलर से इसको ऐसे समझाया हुआ है, थोड़ा सा कलर। आप देखो आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है। दूसरी कंडीशन एनसीईआरटी में ये दी हुई है, देखो आप। झूठ बोल रहा हूं तो चेक कर लो, कुछ भी गलत पढ़ा रहा हूं तो बता दो मेरे को। देखो ऐसा दिया हुआ है, एक मेटल लगा हुआ है और उसके उसके स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड है। मगर हम जानते हैं क्या नंबर ऑफ लिगेंड इनफाइनाइट आते हैं क्या कभी? नहीं, वो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है। जब वो ऐसा सोचेगा तो फिर सब पर अटैक होगा। अरे सोचो, इसको इनफाइनाइट नंबर लिगेंड अटैक करेंगे तो फिर किसकी कम और किसकी ज्यादा? टूटेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब है जब इतने ज्यादा लिगेंड अटैक करेंगे जो कि रियलिटी में नहीं करते हैं, तो एक बार के लिए उसको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा लाइफ में, और लाइफ में ऐसा होगा तो क्या होने वाला है? लाइफ में ऐसा होगा तो क्या होने वाला है? तो इसकी सबकी सब एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन है। ये फ्री स्टेट में ये यहां है, हवा में चल रहा है। अगला आदमी कह रहा है इतने ज्यादा होंगे, बोले तो मेरे तो सारे डब्बों की एनर्जी बराबर बढ़ेगी फिर तो बताओ अगर नंबर ऑफ लिगेंड इनफाइनाइट हो तो यहां पर स्प्लिटिंग हुई क्या? नहीं हुई। मगर रियलिटी तो यह है कि इनफाइनाइट नंबर आता ही नहीं है। तो जब इसे पता चला कि लाइफ में जब इसको असल मायने में लिगेंड नजर आए, ये तो वो है ना जो ये सपना देख रहा है, और सपना तो इमेजिनरी होता है, और इमेजिनरी में नंबर ऑफ लिगेंड इसने खूब सारे सोचे। जब खूब सारे सोचे तो स्फेरिकल बना, स्फेरिकल बना तो फिर सबकी एनर्जी बराबर बढ़ी। वो टूटा नहीं अभी तक, वो तो सबकी एनर्जी को बराबर ही बढ़ा रहा है। लेकिन थोड़ा और आगे आए लिगेंड, यानी कि वो लाइफ में और बड़ा हुआ, लिगेंड्स के और नजदीक गया, कॉलेज में आया, तो उसे पता चला कि सबके सब अटैक नहीं करते। नंबर फिक्स होते हैं और रास्ता फिक्स होता है कि कहां से अटैक होगा। तो जैसे हम अभी ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो यहां पे मैं लिखूंगा एनर्जी, जिसको हम स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं, इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ठीक है बेटा। तो पहली कंडीशन ये थी, यहां से ये यहां पहुंचा और यहां से ये यहां पहुंचा। 3 स्टेप में इसका काम हुआ। इसने लाइफ में कुछ नहीं देखा, ये नीचे पड़ा था। इसने लाइफ में सपना देखा, इसने सबके लिए बराबर सोचा। लेकिन ये है असली फैक्ट, रियलिटी।
जब इसने लाइफ में वाकई, सपने में नहीं, असल जिंदगी में लिगेंड को देखा, तो उसे समझ आया कि ऐसा नहीं होता है कि खूब सारे नहीं आते हैं, स्पेरिकल स्पेरिकल कुछ नहीं होता, नंबर फिक्स होता है कि 5 आएंगे, 6 आएंगे, 4 आएंगे, नंबर फिक्स होता है। तो बोले 6 आएंगे, कहां से अटैक करेंगे ये भी फिक्स होता है। तो इससे चीजें समझ में आने लगी। तो ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड में क्या हुआ, जैसे ही ऑक्टाहेड्रल में इस पे 6 लिगेंड ने अटैक किया, ये टूट गया। और ये टूटा कैसे, इस तरह से, 3 नीचे 2 ऊपर, ये टूट गया। ठीक है, 3 नीचे 2 ऊपर। ये जो 2 ऊपर थे, हम जानते हैं कि ये कौन है, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्सियल है। और जो बिटवीन एक्सिस वाले हैं वो ये रहे। इनको बोला गया T2G और इनको बोला गया EG। क्या बोला गया इनको, EG, इनके नाम दे दिए। अब वही डी ऑर्बिटल, इन 3 को बोला गया T2G और इनको बोला गया EG। और ये ऐसे क्यों टूटे, वो तो मैंने आपको अभी बता दिया था थोड़ी देर पहले कि ऑक्टाहेड्रल में अटैक कैसे होता है। ये तो जब ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड ने अटैक किया, तो इन डब्बों को पता चला कि यार एक्सियल वालों को ज्यादा रिपल्शन मिल रहा है। बोले 2 वाले ऊपर चले जाओ और 3 वाले नीचे आ जाओ, क्योंकि अटैक तो एक्सिस से हो रहा है। एक्सिस से हो रहा है तो जो एक्सियल थे उनके रिपल्शन ज्यादा हो गए, और जो बिटवीन एक्सिस से उनके रिपल्शन थोड़े कम रह गए, ये 2 आपस में टूट गए। ये चीज तो पहले ही समझा चुका हूं, यही यहां पे बता रहा हूं, बस इसका थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके गए थे हम। ठीक है बेटा, देखो जी वर्ड इज यूज्ड इन ओनली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। जी, G word is used in octahedral complexes and the G means gerade और gerade means symmetrical। octahedral structure symmetrical structure मानी जाती है। ये देखो सब कुछ बराबर, एक्सियल इक्वेटोरियल 90 डिग्री एंगल, सब कुछ बराबर है, हर एंगल 90 डिग्री है, एक दूसरे से सब 90 डिग्री पर सटे हुए हैं, कोई डिफरेंट एंगल नहीं है। तो इसे बोला जाता है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। एंड द सिमेट्रिकल का एक लैटिन टर्म होता है, लैटिन लैंग्वेज का एक टर्म होता है जिरेड। जिरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल, और वो जिरेड वर्ड से यहां पे जी आया है। तो ऑक्टाहेड्रल में तो हम ये जी लगाते हैं, टेट्राहेड्रल में हम ये जी लगाते ही नहीं है। रीजन, टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। टेट्राहेड्रल में जो एंगल्स हैं वो एक दूसरे के साथ सेम होते हैं, मगर ग्रुप को चेंज करने के बाद चेंज हो जाएंगे। तो टेट्राहेड्रल बिटवीन एक्सिस होता है, वो सिमेट्रिकल नहीं होता है ना। हर एंगल जो है, एडजेसेंट एंगल जो है वो अलग हो सकता है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होती ग्रुप चेंज होने पर। मगर इस स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा क्या माना जाता है, सिमेट्रिकल माना जाता है। ठीक है बेटा, आओ तो अब बात आ गई ये वाली कि इससे क्या करें अब। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप आ गया क्या। तो यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है ना, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, इसे कहा जाता है क्या, डेल्टा ओ। क्या कहा जाएगा इसको, एनर्जी गैप को डेल्टा ओ, डेल्टा फॉर एनर्जी गैप, और इसे कहा जाता है डेल्टा ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड डेल्टा स्टैंड फॉर स्प्लिटिंग एनर्जी। तो डेल्टा का मतलब होता है स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब इन दोनों के बीच का गैप, एनर्जी गैप कितना आएगा, कम ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा। लिगेंड स्ट्रॉन्ग आएगा गैप ज्यादा हो जाएगा, लिगेंड वीक आएगा तो टूटेगा तो तभी भी, लेकिन गैप कम रहेगा। तो एक अच्छा पॉइंट आया यहां पे कि सर ये कब टूटेगा, जब वीक लिगेंड आएगा या जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे, या दोनों केस में, आप बताओ।
स्वाति शर्मा कह रही है कि सॉरी टू से, लेकिन क्लास है 6 बजे से फिजिक्स की, तो ये खुद को सॉरी बोल रही है क्या स्वाति? सॉरी क्यों बोल रही बेटा? हैं स्वाति शर्मा, इतनी शर्माती तू? दोनों, एग्जैक्टली, बोथ। स्ट्रॉन्ग वीक का कोई केस नहीं है। लिगेंड आएगा तो लोन पेयर तो लाएगा ही, और जब लोन पेयर लाएगा तो रिपल्शन तो होगा ही। हां, अगर वीक लिगेंड है तो धीरे आएगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो जोर से आएगा, रिपल्शन ज्यादा देके जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गैप ज्यादा बनेगा, वीक लिगेंड में गैप कंपैरेटिवली कम बनेगा, लेकिन स्प्लिटिंग तो होगी। तो याद रहे, स्प्लिटिंग बोथ केसेस में होती है, चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैक करे चाहे वीक लिगेंड अटैक करे, स्प्लिटिंग हमेशा होगी। हां, स्प्लिटिंग का जो एनर्जी है, जो गैप है, ये कम ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग में ये ज्यादा होगा, वीक में ये कम होगा, ये बस इतना सा फर्क है। ठीक है, याद रहेगी ये चीज कि जो डीजनरेसी है वो कहां लॉस्ट होगी, इसको बोलते हैं डीजनरेसी। जब सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे हैं, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों सेम एनर्जी पर हैं, सबकी एनर्जी ये रही यहां पे, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, अभी भी सबकी एनर्जी नीचे बराबर है। अरे भाई, सबसे नीचे है मगर है तो सबकी बराबर। जब सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर होती है तो उसे एक टर्म दिया जाता है डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। क्या बोलता है बेटा उसको? डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो मुझे बताओ, क्या ये मेटल्स के डी ऑर्बिटल फ्री स्टेट में डीजनरेटेड थे? आंसर है यस। क्या सपने में भी डीजनरेटेड थे? आंसर है यस। अब वो सपना नहीं पूछेगा, वो टेक्निकल लैंग्वेज में पूछेगा कि जब नंबर ऑफ लिगेंड इनफाइनाइट अटैक करें तो बताओ डीजनरेसी लॉस्ट होगी क्या? नहीं हुई। डीजनरेसी लॉस्ट नहीं हुई, एनर्जी बढ़ गई, लेकिन अभी भी है तो सबकी बराबर। अरे भाई, ये एनर्जी 50 है, ये 150 हो गई, लेकिन सबकी बराबर है। क्या नंबर ऑफ लिगेंड्स इनफाइनाइट अटैक करें? एक इमेजिनरी कंडीशन पे आपको सवाल बना के दे दे वो, कि अगर नंबर ऑफ लिगेंड इनफाइनाइट अटैक करें तो बताओ डी ऑर्बिटल की डीजनरेसी लॉस्ट होगी क्या? आंसर है नहीं होगी। ये सिर्फ इस एनर्जी से इस एनर्जी पे आ गए, लेकिन है तो पांचों अभी भी बराबर। पहले वहां बराबर थे, अब यहां बराबर है। पहले ग्राउंड लेवल पे बराबर थे, अब फर्स्ट फ्लोर पे बराबर है। तो ये भी डीजनरेटेड ही है, वो भी डीजनरेटेड ही है। तो कब डीजनरेसी लॉस्ट हुई? जब ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिल्ड हो, जब टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फिल्ड हो, जब स्क्वायर प्लेनर क्रिस्टल फिल्ड हो, उन सब में डीजनरेसी लॉस्ट होगी। डीजनरेसी लॉस्ट हो गई। अब क्यों? क्योंकि ये 3 नीचे आ गए, वो 2 ऊपर चले गए, तो अब तो एनर्जी अलग अलग हो गई, तो इन पांचों की डीजनरेसी लॉस्ट हो गई बेटा। क्लियर है? याद रहेगा कि भाई कैसे क्या करते हैं। अब देखो, यहां एक इमेजिनरी, एक बीच में एक सेंटर लेना है हमें, जिससे हम कौन इन दोनों का आपस में रिलेटिव एनर्जी कंपेयर करनी है। इन दोनों की आपस में क्या करनी है? रिलेटिव एनर्जी कंपेयर करनी है, कि भाई ये इससे कितना ज्यादा है और ये इससे कितना कम है, ऐसा मेरे कहने का मतलब। तो यहां हम एक बेरी सेंटर मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? बेरी सेंटर, जहां पर एनर्जी हम क्या मान लेंगे? 0। एक सेंटर हम बेरी सेंटर मान लेते हैं, जिसमें हम एनर्जी क्या मान लेंगे बेटा? 0। क्या है? 0 एनर्जी। अब जो 0 से ऊपर है वो पॉजिटिव हो गया, और 0 से नीचे है वो नेगेटिव हो गया। तो मैथ्स की जो एक लीनियर इक्वेशन होती है, उस पर बेस्ड कैलकुलेशन होती है। 3 डब्बे नीचे, 2 डब्बे ऊपर। उस कैलकुलेशन के बेस्ड पर कुछ वैल्यू निकलती है। हमें तो डायरेक्ट वैल्यू याद करनी है, हमें ज्यादा टनटेनी निकालने, हमें वैल्यूज याद करनी है। अब बस इतना बता दो कि 0 से ऊपर है तो वैल्यू को प्लस करूं या माइनस करूं? 0 से ऊपर है तो वैल्यू को प्लस करूं या माइनस करूं? देख रहा हूं मैं कमेंट। 0 से ऊपर है तो वैल्यू को प्लस करूं या माइनस करूं? प्लस। ठीक है, प्लस। हाँ, यस यस यस, ये इनर डी ऑर्बिटल है ना, और ये आउटर भी हो सकता है। और आउट, वैसे तो ये इनर ही है, आउटर कब होगा वो मैं समझा दूंगा। यहां आउटर कभी नहीं आएगा, है ना, ये सिर्फ इनर डी ऑर्बिटल्स के लिए है।
तो वो आपको मैं समझा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अभी ये सब क्लियर हो जाएगी चीजें। ये कहानी तो इनर डी ऑर्बिटल की है, अंदर वाले की है ना। ऐसा नहीं हो कि तुम इसको आउटर मान लो, ये अभी समझ आ जाएगा तुमको। अभी रुक जाओ, ये इनर वाला है, इनर वाला, आउटर वाला नहीं है ये। तो ये हो गया प्लस 0.6 डेल्टा ओ, टोटल डेल्टा ओ, उसका 0.6 डेल्टा ओ हिस्सा ऊपर है, और ये माइनस 0.4 डेल्टा ओ। और इसकी कैलकुलेशन भी हम आगे करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये वैल्यू लिख देनी है कि 0 है तो नीचे माइनस 0.4 डेल्टा ओ, यहां से यहां तक की एनर्जी, और वो है आपकी प्लस 0.6 डेल्टा ओ। ठीक है, और डेल्टा ओ की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे कर देंगे। ये सब बाद की बातें हैं, अभी आप सिर्फ इस डायग्राम में ज्यादा समझने का कुछ नहीं है। ये वैल्यूज जरूर याद कर लेना, है ना, कि प्लस है ऊपर, माइनस है नीचे। कैसे आया? मैथ्स की लीनियर इक्वेशन से सॉल्व हो जाता है कि 5 डब्बे हैं, 5 में से 3 नीचे हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या वैल्यू बनेगी, है ना। और उसके लिए वो 15-20 मिनट में उसको डिराइव करके क्या मतलब है वैल्यू याद कर लो। ठीक है भाई। कौन बताएगा कि ऑक्टाहेड्रल में इस तरह से क्यों टूटे, ये T2G और EG इस तरह से क्यों टूटे? कौन बताएगा क्यों EG ऊपर आया और क्यों T2G नीचे आया? जल्दी बता दो। फिजिक्स का लेक्चर है, जा रहे हैं 2 मिनट। चलो, अभी तक की बात समझ आई? अभी तक की बात समझ आई? अब आज तो तुम वीबीटी के एग्जाम्पल ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि कल वही एग्जाम्पल हम CFT से भी करना सीख जाएंगे। तो एक दिन का और होल्ड कर लो, कल वाले लेक्चर में आपको दोनों से करना सिखा दूंगा। ठीक है, कल हम CFT को खत्म भी कर लेंगे। चलो फिर, ये खूब सारे सवाल, ढेर सारे सवाल, मैं इसको CFT से समझा दूंगा आपको। तो आज के लिए तो अभी CFT की जितनी थियरी बताई है वो करो बस आप। ठीक है, कल मिलते हैं CFT के पार्ट 2 में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।